अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब राजपूत। कहते हैं कि एक नए दिन का जो स्टार्ट है ना, वो एक हेल्दी सी फ्रेश सी स्माइल के साथ होना चाहिए। और ये फ्रेश स्माइल आप तभी पास ऑन कर सकते हैं अपने सामने वाले किसी भी कलीग को, किसी भी दोस्त को, जब आपके दांत, आपकी ब्रेथ हेल्दी वेल्दी होगी। जिस आपकी सांस से, आपकी ब्रेथ से अगर स्मेल नहीं आएगी और आपके दांत अगर सफ़ेद हैं, चमकदार हैं, तो सामने वाले पर आपकी स्माइल का बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा होता है। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि वो लोग जो रात में अक्सर मीठा खाकर सो जाते हैं, उनके दांतों में कैविटी लगना बड़ा नॉर्मल हो जाता है। और अमूमन बच्चों के दांत भी बड़े ख़राब होते हैं। यहाँ तक कि हमने देखा है कि बड़े जो बुजुर्ग अफराद हैं वो खाने खाने के बाद बड़े ही मीठा खाने के शौकीन होते हैं। मेरे वाले साहब भी इनमें से एक हैं। तो ऐसे लोग अगर मीठा खाना खाने के बाद सो जाएंगे और ब्रश नहीं करेंगे तो यकीन जानिए कि उनके दांतों में कैविटी लग जाएगी। एक तो पहले ही बुढ़ापा है, फिर बच्चे तो वैसे ही बहुत छोटे होते हैं, और अगर बचपन से ही हम इनके दांतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो सोचिए कि ये मामला कहां से कहां पर चला जाएगा। अक्सर लोग सुबह ब्रश तो करते हैं मगर रात को खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते। तो इससे होता यह है कि रात में ब्रश ना करना जो है वो आपकी उन हैबिट्स में शुमार होना शुरू हो जाता है जो आपके हेल्थ सिस्टम को बड़ा ख़राब करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि ब्रश करने के लिए कैल्शियम और फ्लोराइड वाले मयारी टूथपेस्ट जैसी जो एक यूं कह लीजिए कि नेमत है ना, वो आप लोगों के पास मौजूद है। और किस सूरत में? वो है आप लोगों के पास कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन की सूरत में। कोलगेट तो बहुत सारे लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वैसे मैं खुद भी बचपन से कोलगेट इस्तेमाल करती आ रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर रात को खाना खा लिया है, मीठा खा लिया है, स्पेशली कुछ लोग सलाद भी खाते हैं तो उसकी भी जो प्याज की बू है वो आपके सांस में रह जाती है। तो कोशिश ये करनी है कि आपने रात को ब्रश करके सोना है। और अगर आपको कैविटी का खतरा है, दांतों में कहीं पर तकलीफ महसूस हो रही हो, तो कौन सा कोलगेट आपने इस्तेमाल करना है? कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन। तो रात के बाद पाबंदी से टूथब्रश का इस्तेमाल लाजमी कीजिए और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन जरूर शामिल कीजिए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। वी जस्ट होप कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की कैविटी से प्रोटेक्ट करे। ये कैविटी जो है, अब मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, ये है बारिश और तुग़यानी के हवाले से। यूं तो बारिश बारान रहमत है और हम लोगों की दुआ यही रही है कि अल्लाह ताला बारिश ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग जो नज़ला ज़ुकाम खांसी में मुब्तला हैं वो लोग ठीक हो जाएं, और इसके अलावा वो फसलें कि जिन्हें पानी की बेहद ज़रूरत है वो सैराब होना शुरू हो जाए। लेकिन बारिश जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा पड़ गई है, या आलाबारी जहाँ पर हो गई है, वहाँ पर बारिश ने बहुत तबाही मचा दी है। और अभी भी अगर हम लोग महकमा मौसमियात के हवाले से बात करें तो बताया यह जा रहा है कि आगे चलकर खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब के बाला इलाकों में 5 से 7 मार्च तक बारिश का एक नया स्पेल जो है वो शुरू होने जा रहा है। और बलाई और वस्ती पंजाब में आंधी और यालाबारी भी एक्सपेक्टेड है। तो शहरी लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सर्द हवाओं ने रुख कर लिया है। आज सुबह मैं ऑफिस आई हूँ तो चादर लेकर आई हूँ, और 1-2 रोज पहले भी यही मामला चल रहे हैं कि धूप तो निकल रही है लेकिन वो जो सर्दी की शिद्दत है, वो जो खुनकी है, उसमें खासी हद तक पहले की निस्बत, पिछले हफ्ते की निस्बत थोड़ा सा इजाफा हो चुका है। तो आइंदा हफ्ते बारिशों का एक नया स्पेल पाकिस्तान में दाखिल होने की जो है वो पेशगोई मौजूद है। और उधर मार्च के महीने में कराची में जनवरी का एहसास हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जब भी वहां के दोस्तों से बात होती है वो यही बताते हैं कि मौसम खासा प्लेजेंट नजर आ रहा है। प्रोग्राम में आगे चलकर सेगमेंट पर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आगे लाहौर का मौसम कैसा होगा। कराची में भी अगर बारिश होती है तो डेफिनेटली हमने वहां पे देखा कि अर्बन फ्लडिंग का खतरा रहता है, और इसके अलावा केपी के साइड, गवादर वाली साइड, वहां पर क्या आने वाले दिनों में सूरत हाल हो सकती है, उस पर भी डिटेल कॉन्वर्सेशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। शहबाज शरीफ मुल्क के 16वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब, हल्फ बर्दारी आज होगी। ऐवान बना मछली मंडी, ऑपोजिशन की फिर से हंगामा आराई। बारिशें और बर्फबारी जिसने दर्जनों अफराद की जान ले ली। बढ़ती उम्र के असरात पर काबू पाने के आसान तरीके। तो जनाब, कल इतवार के रोज हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत का एक अहम मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया है। और फिर इसके बाद कौमी असम्बली ने
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को 16वां कायदे ऐवान और मुल्क का 24वां निगरान वज़ीर आज़म मिलाकर मजमूई तौर पर 33वां वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया है। वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ ने 201 अरकान की हिमायत हासिल की, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल जो उमर अयूब साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर कह लीजिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से, उन्होंने 92 वोट हासिल किए। तो यूं नौ मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 घंटा 23 मिनट की तकरीर की और इस दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान एहतजाज और नारेबाजी करते हुए हमें नजर आते रहे। मीनवाइल हमने ये देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने सब्र तहम्मुल से काम लिया, कभी बदले की सियासत का नहीं सोचा। कल भी कौमी असम्बली के इजलास शुरू हुआ तो हमने देखा कि साथ ही नारेबाजी भी शुरू होने लगी। तो ऐसे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीग अरकान आमने सामने आए और चोर चोर और जाली मैंडेट नामंजूर के नारे लगाए जाते रहे, जिससे ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। नौ मुंतखब हुकूमत पर तनकीद करते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार उमर अयूब साहब ये कह रहे थे कि ये पीडीएम की हुकूमत का तसलसल है और एक फाशिस्ट हुकूमत है। इस हुकूमत का कोई नजरिया नहीं बल्कि सिर्फ एक चीज है और वो है लूट मार करना। उधर ये भी बताया जा रहा है कि सदर आरिफ अलवी और मुंतखब वज़ीर आज़म से हलफ नहीं लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि चेयरमैन सेनेट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनके ओहदे का हलफ लेंगे या फिर ऐन वक्त पर कुछ भी हो सकता है। जैसे माजी में सदर साहब बहुत से फैसले करते आए हैं लेकिन उन्होंने उसके ऊपर यू टर्न भी लिया। एनीवेज इसमें तमाम पार्टियों को बड़ा संजीदा होने की जरूरत है क्योंकि नए पार्लिमानी सफर में आगाज से बेहतर माहौल तश्कील देने की कोशिश हुकूमत और अपोजिशन दोनों का फर्ज है ताकि कौम को दरपेश मसाइल और मुश्किलात की हल की राहें कुशादा हों। लिहाजा जरूरी ये भी है कि नए पार्लिमानी सफर के आगाज ही में इस मसले को मुनसिफाना तौर पर हल कर लिया जाए और अपना मैंडेट चोरी होने का शिकवा करने वालों को अपना दावा साबित करने का मुकम्मल मौका फराहम किया जाए। होना तो वैसे ही चाहिए लेकिन मरियम साहिबा कहती कुछ है होता कुछ है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह का बयान भी खासा अहम है जिसमें उन्होंने कहा है कि धांधली की तहकीकात के लिए खुद मुख्तार कमीशन बनाने को तैयार हैं। अब यहां पर भी हमने देखा पाकिस्तान में बहुत सारे कमीशन बने, बहुत सारी जुडिशियल इंक्वायरीज हुई लेकिन होता हुआ था कुछ नहीं है। बहरहाल इसके साथ साथ मौलाना ने कहा कि जिन्हें पता था मैं उनके मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बनूंगा उन्होंने तिजोरियों के मुंह खोल लिए। ये सीधा सीधा अटैक है आसिफ जरदारी साहब पर। खैर बहरहाल उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि महमूद अचकजई को वोट दूं लेकिन पार्टी का फैसला वाजिब है। और आपको बताएं कि कल वज़ीर आज़म इंतखाब में भी JUIF ने हिस्सा नहीं लिया। दूसरी जानिब चीन वो पहला मुल्क है कि जिसमें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर सबसे पहले मुबारकबाद का पैगाम जारी किया और चीनी सदर की जानिब से ही CPEC को आगे बढ़ाने की बात भी की गई है। और दूसरी जानिब ये भी कि मुल्क में नए सदर के इंतखाब के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया गया है और नौ मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया है जो कि 9 मार्च हफ्ते की सुबह 10 बजे होगा। तो इन अहम डेवलपमेंट्स पर बात कर लेते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार नासिर चुगताई साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग NBC, कैसे हैं आप? अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। मजे की मॉर्निंग हुई। हाँ जी, बड़ी मजे की मॉर्निंग हुई है। मौसम कैसे है वैसे कराची का, ये बताइए पहले। बहुत क्लास का मौसम है और लेकिन कल रात को हम चले गए 2 दरिया। अच्छा। समंदर पे थे हम रात को और जो खतरनाक ठंडी हवाएं थी वहां पर, उफ तौबा। तकरीबन कराची रात को 7 या 8 सेंटीग्रेड पे था। अच्छा। और लेकिन ठंड बहुत थी। चलें भी जस्ट होप कि मौसम आगे बेहतर रहे। हाँ, लेकिन जो खतरात है बारिश से रिलेटेड वहां पर जरा पुरसुकून माहौल रहे तो जरा ज्यादा बेहतर है। बहरहाल डिस्कशन की तरफ आते हैं। वैसे ये बताएगा कि वज़ीर आज़म का इंतखाब तो देखा कि हमने हो चुका है और एक तरफ IMF मुआहदे की वजह से महंगाई का जो तूफान है वो भी मजीद जो है वो दावत देता हुआ हमें नजर आ रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि भी मजीद कर्ज देना बाकी है। ऑपोजिशन की हंगामाराई भी आपके सामने है। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ अब एक मुकम्मल मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म मुंतखब तो हो चुके हैं लेकिन उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा है और उनमें सबसे बड़ा चैलेंज पार्लियामेंट का माहौल साजगार बनाना है? आपने शुरू किया मुस्कुराहट से और आ गए आप इतनी बड़ी ट्रेजेडी के ऊपर। एक शेर सुन लें आप मुस्कुराहट पे। जी जी जी। जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां कहां से लाते हो भाई? वाह। तो अब खुशियां चाहिए भाई। सच्ची बात ये देखें, आप कोई इख्तलाफ करे, कोई कुछ भी करे, पार्लियामेंट बन चुकी है, कौमी असम्बली मुंतखब हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गया है और जो लोग हंगामा कर रहे हैं, जिन्होंने कल भी धरना दिया पार्लियामेंट पे, हमारे आम बात है
पार्लियामेंट में धरना देना, गुलाम इसाक के जमाने से आज तक। ये मैं तो रिपोर्ट भी करता रहा हूँ, देखता भी रहा हूँ। तो लेकिन ये कि वहां मुझे ऐसे दो अमली नजर आई कि जब आपकी पार्लियामेंट हो तो वो नुमाइंदा है, जो दूसरी पार्लियामेंट वो गैर नुमाइंदा है, वो गैर मुंतखब है, वो इलीगल है। और एक साहब है, मैं कह रहा हूँ तारीख के किरदार, जरा गौर करें जी। तारीख कितनी जालिम चीज है। एक साहब ने मुल्क में पहली बार मार्शल लॉ लगाया, एक साहब ने मुल्क में पहली बार आइन तोड़ा, एक साहब ने मुल्क में पहली बार कुछ 70-80 पॉलिटिशियंस को नाहल करार दे दिया एक लाइन से, एक लाइन से। अब उनका पोता कह रहा है मेरे तो दादा ने ये नहीं किया। जब उमर अय्यूब से कहा कि आप माफी मांगते हैं अपने दादा की हरकतों पर, तो उन्होंने कहा आपकी तलई गलत है, मेरे दादा ने माशाल्लाह नहीं लगाया। तो जब ऐसे लोग पार्लियामेंट में होंगे तो वो आपको कैसे गाइड करेंगे? वो मिसगाइड कर रहे होंगे, वो तारीख को मस कर रहे होंगे, वो जमहूरियत को मस कर रहे होंगे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि एक बहुत अच्छे स्टेप पर हम टेक ऑफ पर हैं, ये टेक ऑफ करने दिया जाए। देखिए जो इनकी शिकायतें मुमकिन है बिल्कुल सच्ची हो, लेकिन उनके लिए भी आईन ही आपको रास्ता देता है ना। ये आईन जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं वही रास्ता दे रहा है कि आप इलेक्शन कमीशन में जाइए, वहां से आपको सुनवाई ना हो तो आप चले जाएं ट्रिब्यूनल में। लेकिन एमबीसी यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मसला है ना कि इलेक्शन कमीशन हमने देखा है कि किस तरीके से जानिबदारी का सबूत पेश करता रहा है, और इलेक्शन कमीशन का ही ये रोना है जिसकी वजह से तमाम सियासी जमातों के इंतखाबात जो हैं बस वो सवालिया निशान बने बैठे हैं। तो वहां पर इलेक्शन कमीशन तो सुनवाई नहीं कर रहा। फिर हम लिखते हैं कि लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए सड़कों पर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो पता चलता है जी लाहौर में या दीगर शहरों में दफा 144 का नफाज कर दिया गया है। अवाम ने प्रोटेस्ट किया अपने वोट की सूरत में, वो वोट भी चोरी हो गया। फिर कैसे इस हुकूमत को तस्लीम किया जाए पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी? देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट से आप फैसला नहीं लाएंगे कि हुकूमत गैर कानूनी है, हुकूमत कानूनी रहेगी। तो जो मैं रास्ता बता रहा था आपको वो यही है, इलेक्शन कमीशन मुमकिन ना कर रहा हो सकता है उसने जानिबदारी की हो, मैं फैसला देने की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन अगर आप उससे मुतमईन नहीं है जो आइन प्रोवाइड, हमारे आइन में खास बात यह है कि वो हर चीज का एक आपको स्टेप देता है कि आप मुतमईन नहीं है यहाँ चले जाइए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा इस तरह कम कर लें, आप अच्छी शायरी सुन लें, अच्छे गीत सुन लें, वो सुन लें, मौसम की हिरल थरल देख रहे हैं आप, बर्फबारी में चले जाइए, सब रास्ते फराहम करता है। ये दुरुस्त है बिल्कुल आपका कि पीटीआई के हाथ पैर बांधकर इंतखाबात कराए गए, उसे निशान भी ले लिया गया या उन्होंने खुद अपनी नाअहली से छोड़ दिया, अपनी गलती से छोड़ दिया, वो एक डिबेट अलग है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला कर दिया है कि ये आपका नहीं बनता। अब जो इंतखाबात कराए उन्होंने, कल के जो विजुअल्स आए वो लगता है मुझे कुछ बेहतर है, वोट पड़ना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है एक सूबे में, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। पाबंदियां थी और ये पाबंदियां हमारे यहाँ हर इंतखाब में किसी एक पार्टी पे होती है। 2018 देख लें आप, और अब भी हुई है, लेकिन उनके अपने लोग ये कह रहे हैं कि 2018 में अगर धांधली हुई तो इस बार धांधला और घोटाला हुआ है। एनीवेज हमें इससे बाकी बढ़कर सोचना होगा, बात करनी होगी। शहबाज शरीफ साहब जब पीडीएम की गवर्नमेंट में एक हमने देखा कि वजीर आजम की हैसियत से सामने आए थे, तब भी उन्होंने एक बात की थी, मैंने तब भी उस चीज को सपोर्ट किया था, मैं आज भी उनके इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी उसके ऊपर जरा डिटेल एनालिसिस दें। उन्होंने कहा कि हमें मिसाकी मईशत करना चाहिए और हमारी मईशत के लिए ये बहुत जरूरी है कि ऑपोजिशन हो या फिर हुकूमत हो, तमाम सियासी जमातों में मईशत के मामले पर मिसाक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ये बता दीजिए कि अब ऑपोजिशन तो नारेबाजी करते हुए हमें नजर आ रही है और आगे चलकर भी ऐसा लग रहा है कि कुछ महीनों तक माहौल थोड़ा ऐसे ही रहेगा, अभी कुछ किसी ने ठंडा बैठना नहीं है। अगर जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ईवान में मौजूद है, एमकेएम मौजूद है और अक्सरियत के साथ, आपको लगता है कि कोई ऐसा वायदा है कि मिसाक मुमकिन है? ये मिसाक मईशत के लिए तमाम सियासी जमातों का ही एक पेज पर होना बहुत जरूरी है कि मुझे भी थोड़ी गाइडलाइन दीजिए और बताइए कि कितना बेहतर हो जाएगा अगर मिसाक मईशत हो जाती है तो। देखिए, बिलावल और शहबाज शरीफ साहब दोनों ने एक बात कही है 2 दिन में जी, एक मिसाक मईशत और एक मिसाक मुफाहमत।
मेरा ख्याल है पहले मिसाक मुफाहमत बहुत जरूरी है। अच्छा, और उससे मुराद क्या है मिसाक मुफाहमत से? जी, मैंने कहा मिसाक मुफाहमत से क्या मुराद ली जाए एनबीसी? मतलब कौमी उमूर पर अंडरस्टैंडिंग। जितने कौमी उमूर हैं, मईशत है, आपकी सियासत है, आपका आइन है, आपके आइन में खराबियां हैं, आपके सिस्टम में जो फॉल्ट हैं, जो फॉल्ट लाइंस हैं, उनको दूर करना है, आप किस तरह बिहेव करेंगे पार्लियामेंट में, वो है सब बातें। और मुफाहमत आपके दिफाई शोबे में, आपके माही शोबे में, उससे ही आपका मिसाक मईशत निकलेगा मुफाहमत के बाद। मुफाहमत के लिए जरूरी है कि शहबाज शरीफ साहब कदम आगे बढ़ाएं, और पहला स्टेप जो है वो जुडिशल कमीशन है, हाई पावर जुडिशल कमीशन, जिसकी बात राना सनाउल्लाह साहब ने की है और बैरिस्टर गौहर ने की है। बैरिस्टर गौहर बहुत सुथरे सुलझे हुए आदमी है, अगरचे उन्होंने बड़ी गलतियां की हैं एज पार्टी प्रेसिडेंट, आइन अपना निशान वगैरह खो दिया उन्होंने, लेकिन सुथरे सुलझे हुए आदमी है। साथ में उनके और भी कई लोग हैं, तो ये बैठ के अगर बात कर सकें इस पर, अदरवाइज हुकूमत को एक तरफा फैसला करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो एक कमीशन बना दे, क्योंकि हुकूमत तो खुद नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कौन जज होगा, क्या होगा, क्या उसके एसओपीज होंगे, इंक्वायरी कर ले। लेकिन ये इंक्वायरी पहले भी हो चुकी है और जाके बात टिकती है आखिरी नतीजे के ऊपर, फॉर्म 47 पर, कि वो फाइनल है, वो फाइनल है। और 45, 47 में हम पता नहीं कहाँ पड़ गए, किसी मुल्क में ये नहीं होता है। उसकी वजह ये है जरियाब कि उन मुल्कों के जो इलेक्शन कमीशन है बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है और बड़े शफाफ हैं। हमारे यहाँ पर अगर इलेक्शन के रोज ही इंटरनेट बंद हो जाएगा तो फिर सवालात तो उठेंगे। एनबीसी आप मतलब ये नहीं कि अगर हम ये छोड़ भी दें कि इंटरनेट से क्या लेना देना, आपने इंटरनेट के बगैर भी वोट कास्ट किए, तो मतलब फिर हम लोग बाकी मामला जिंदगी भी छोड़ देते हैं। पहले भी नहीं थे, अब भी नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं, आप वाईफाई बंद कर रहे हैं, आप सिस्टम हैक कर रहे हैं, और उसके बाद आप जैसे भी हैं उमर अयूब साहब, उनकी तकरीर को रोक रहे हैं आप टीवी के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, सरकारी टीवी पर आपने ऑपोजिशन लीडर की तकरीर को रोक दिया। ये बहुत ज्यादती की बात है और ये मुझे बड़ी हैरत हुई जब मैं बार टीवी लगा के मैं देख रहा था कि उमर अयूब क्या कर रहे हैं, वो गायब थे। और जब पीटीवी नहीं देखा वो तकरीर, तो बाकी चैनल्स आप और हम कैसे लेंगे उसको? कैसे लेंगे? बिल्कुल, वो एक कनेक्टिंग पॉइंट है कि जहां से तमाम लोगों को सोर्स प्रोवाइड होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, एनबीसी सदर के इंतखाब का मरहला भी करीब आ चुका है। ऐवान सदर जो है वो जरदारी साहब का इंतजार करता हुआ हमें नजर आ रहा है। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि एक तकरीर के बाद महमूद खान अचकजई साहब अचानक से सदर के उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं। मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप? पीटीआई ने जिन शख्सियात की पुरजोर मुखालफत की है, अब उनकी तरफ एक तो वो हमें जाती हुई नजर आ रही है, फिर दूसरा महमूद खान अचकजई साहब और आसिफ जरदारी साहब। आपको लगता है क्योंकि टफ कंपटीशन है, या फिर मामलात आसानी से सदर जरदारी साहब के हक में चले जाएंगे मुस्तकबिल के? अभी नहीं। देखिए, मेरा ख्याल है अचकजई का अपना एक पोर्टफोलियो है, कौम परस्ती का उनके ऊपर एक स्टैंप लगी हुई है, उन पे इल्जामात भी बहुत लगते हैं बाज़ औक़ात। कल ही अच्छा, एक बुरी बात हुई, कल उनके घर के बराबर रेड पड़ गया। जी खाली प्लॉट, एक प्लॉट था, उस पर कब्जा कर लिया गया। ये टाइमिंग देखे ना हम इन चीजों के, तो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको वोट ज्यादा नहीं हो जाएंगे उनके वोट। अगर तंग करना मकसूद है तो एक अलग बात है, लेकिन जरदारी साहब बहुत सिक्योर हैं, बहुत आराम से बैठे हुए हैं, मुस्कुराते रहते हैं एक दूसरे को देखकर। वो मुंतखब हो जाएंगे और दूसरी पार्लियामेंट से मुंतखब प्रेसिडेंट, एक दो दूसरी बढ़ता वो हमारे सदर में जाएगा, तो पता है कमरे उमरे कहाँ है, बगिंग कहाँ होती है, हैकिंग कहाँ होती है, उनको सब पता है प्रेसिडेंट हाउस का कि इसके कोने गोशों में क्या होता है। तो वो होशियार आदमी है, वो जा रहे हैं प्रेसिडेंट हाउस। सही। और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा, हम अक्सर ये सवाल कर रहे होते हैं, आप भी जवाब दे दीजिए, कि आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आसिफ जरदारी साहब जब सदर मुंतखब हो जाएंगे तो जो उनका ऐवान है, जो उनका ऑफिस है, वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर, वज़ीर आज़म के ऑफिस पर हमेशा सबकत ले जाएगा, चाहे बिलों की मंजूरी हो, चाहे दीगर मामलात हो, चाहे कानूनी हो, चाहे बैकडोर एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते क्यों ना हो?
देखिए जरदारी साहब के बारे में कोई जो भी कहता रहे, उनका एक बहुत बड़ा कारनामा है कि उन्होंने सदर के सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को वापस कर दिए कि भाई ये रखें आप पिछले टेन्योर में। तो अब मुझे नहीं लगता कि वो प्राइम मिनिस्टर की किसी समरी को आरिफ अलवी साहब की तरह मुस्तरद करेंगे। मुझे नहीं लगता किसी बिल को वो वापस करेंगे। मुझे एहसास नहीं होता इस बात का कि वो कोई ऐसा गैर आईनी काम करेंगे जिसके बाद हम कहें कि आरिफ अलवी ने कई गैर आईनी काम किए। जैसा आपने इशारा किया शायद वो हल्फ ना लें हल्फ हो। उन्होंने पहले भी शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लिया था, याद होगा आपको जी। पहले भी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे पीटीएम की हल्फ नहीं लिया था। वो कहने मुझे बुखार हो गया, मुमकिन है बुखार हो जाए, लेकिन कल रात तक की तलाश में बुखार नहीं था, उतर गया था बुखार। वो जो उनका गुस्सा था, जो उन्होंने तकरीर भी की, सियासी बुखार था, मतलब आप ये कह रहे हैं तबई बुखार वो नहीं था। मैं नहीं तो बुखार कह रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जो एक मामला है कि जहां जहां पीटीआई है वहां वहां हमें झगड़े का माहौल नजर आ रहा है। सिंध और बलूचिस्तान में वज़ीर आला के इंतखाब में झगड़ा नहीं हुआ और पंजाब केपी और कौमी असम्बली का माहौल आपके सामने है। आपको लगता है कि जहां जहां पीटीआई मौजूद है ऐवान में, चाहे वो सूबाई ऐवान हो या फिर वफाक का हम लोग पार्लियामेंट का रुख करें, आगे चलकर भी ये धींगा मुश्ती ऐसी चलती रहेगी? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हमारा रूटीन है, हमारा ट्रेडिशन है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको कि पार्लियामेंट से छोड़कर जो एनएफसी है हमारा अवार्ड, बिल्कुल हमारा जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है, जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है हमारी, जिसमें चारों चीफ मिनिस्टर होते हैं, आर्मी चीफ भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एनएफसी अवार्ड है और दीगर इंटर प्रोविंस कमेटियां हैं। वहाँ एक टफ फाइट होगी। अगर फर्ज कर लें मैं कोई खबर नहीं दे रहा कि सिंध बलूचिस्तान और पंजाब एक तरफ हो जाते हैं तो केपी के अकेला पड़ जाएगा। केपी के और जैसा चीफ मिनिस्टर है उनके, वो तो लड़ जाएंगे वहीं बैठकर, वो तोड़फोड़ कर देंगे। और अगर ये 3 सूबे एक साथ हो जाते हैं तो फिर वफाक को डिफिकल्टी होगी, बहुत ज्यादा, बहुत डिफिकल्टी होगी। मसला ये है कि आपका पैसा तो है नहीं, आप 1000 अरब रुपए के हिसाब से खसारे में जा रहे हैं। आपका आमदनी नहीं है, आपका तनख्वाहों के पैसे नहीं है। कल कहा ना प्राइम मिनिस्टर ने कि पार्लियामेंट की तनख्वाहें में हम कर्ज लेके दे रहे हैं। हम तो कई इदारों की तनख्वाहें कर्ज लेके दे रहे हैं। तो ये मसले हैं। हर सूबा अपना हक मांग रहा है, सही मांग रहा है, बिल्कुल सही मांग रहा है कि उसको उसका जो लिखा हुआ है वो तो पैसे ना। आप सूबों ने एक अच्छा काम यही किया था पिछले दौर में कि जो पैसे बच रहे थे वापस कर दिया करते थे वफाक को, तो वफाक का खर्चा इस तरह चल रहा था। ये टेक्निकल बातें बहुत, लेकिन ये झगड़ा सामने आएगा। ये तो इनमें से आपको नहीं लगता कि यहाँ पर भी इदारों का कसूर है? देखे ना, 50 अरब रुपए के इन्होंने इलेक्शन करवा लिए, वो भी मुतनाज़ हैं। फिर क्या बनी? वही PDM 2 बन गई। बेहतर नहीं था वो अवाम के पैसे बचा लिए जाते, अवाम की फलाह पर इस्तेमाल हो जाते, तो आज मुल्क का भी भला हो जाता। इंतखाबात नहीं कराते तो जो हो गए हैं, आपको लगता है जो हो गए हैं वो एक्सेप्टेबल हैं लोगों के लिए? अवाम तो अभी भी नाराज हैं। तो देखिए बात सुने, क्या चाहते हैं लोग। तो अब मैं हिस्ट्री से सबक लेता हूँ। पीएनए के खिलाफ, पीएनए की मूवमेंट थी भुट्टो के खिलाफ जी, जमहूरियत, जामे मुस्तफा, शरीयत इलाही, इसके लिए सब इकट्ठे हो गए थे। बहुत बड़ी मूवमेंट थी। रिजल्ट क्या निकला उसका? माशाल्लाह ही है ना। तो जो माशाल्लाह ने खाया पाकिस्तानी कौम के सरमाए को, वो एक अलग कहानी है। जमहूरियत भी खत्म हो गई, 10 साल तक गायब हो गई। फिर लोग कहने लगे जमहूरियत लाओ, इंतखाबात कराओ, जितना खर्च होता है खर्च करो, इलेक्शन कराओ। ये कुछ दिनों बाद आपको नारे, अगर आप इसको पार्लियामेंट तोड़ते हैं अगर, तो फिर नारे दोबारा आएंगे, इंतखाबात कराओ, MRD बनेगी, रेस्टोरेशन। ये मौलाना फजलुर रहमान जो आज कह रहे हैं पार्लियामेंट बिक गई है, यही बैठे हुए होंगे, सदारत कर रहे होंगे बहाली जमहूरियत की तहरीक की, यही लोग होंगे सब। ऐसे ही है, बिल्कुल। मैंने तो खुद इस बारे में यही राय दी है कि मौलाना साहब इंतजार करें, उनकी बारी भी जल्द आएगी। हमारे यहाँ जमहूरी अमल को कहाँ कोई पनपता व फलता फूलता देख सकता है। मसला तो यही, सबसे बड़ी बात ये है हमारे यहाँ जमहूरी अमल को। देखिए 3 लोग हैं जो इसके जिम्मेदार हैं, 3 ग्रुप हैं जो इसके जिम्मेदार हैं। उनको पकड़ लें, सजा दे लें, उनके ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख दें, सजा ना दें आप। उनमें चले पहला मैं लेता हूँ कुछ जर्नलिस्ट,
कुछ जज और कुछ जर्नल। अच्छा, इनका जो आपस का एक अनहोली लाइन था। पहले दो का तो मुहासबा हो जाएगा, तीसरे का कौन करेगा एनवीसी? पहले दो का तो हो जाएगा और होता भी रहा है। मैं सजा का थोड़ी कह रहा हूँ गुजरिया, मैं तो कह रहा हूँ ब्लैक बोर्ड बनाए जगह जगह, सड़कों पर, चौक पर, उनके नाम लिख दे उसके ऊपर। किसी की इतनी हिम्मत अगर होती तो आज नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार का हिस्सा होते। काश ऐसा हो जाए। काश, ख्वाहिशें तो होते, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसे ही तो ये सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि हमें तय करना पड़ेगा एक बार कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ है, इस मुल्क के साथ 48 से क्या हुआ है और आज तक क्या हुआ। एक बार असेस कर लें। किसी ने कहा था, किसी पार्टी के मंशूर में है ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन, बेस्ट है, वो बहुत बेहतर है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है, ये जनूबी अफ्रीका नहीं है जहां लोग इतराफ जुर्म कर लें। वहां बने था ये, सबने आगे कहा था हमसे ये गलती हुई, हाँ हमसे ये गलती हुई, हाँ हमसे ये गलती हुई। जनूबी अफ्रीका ट्रैक पे आ गया। मंडेला ने एक टर्म ली सिर्फ इंतखाबात की, उस बड़े आदमी ने, और फिर हट गया वो, तो दूसरों को आने दो। ये दिल चाहिए होता है, ये दिल हमारे पास नहीं है। ये दिल कहाँ से लाऊं, गाना याद आ जाता है। तो ये दिल हमारे पास नहीं है, हम तंग नजर लोग हैं। हम अपने पड़ोसी के घर में गाना अगर बज रहा हो तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बर्दाश्त, पड़ोसी के घर में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है और हम उस सबसे बहुत पीछे हैं। हम सिर्फ ऐसा करने का, ये सोचने का ख्वाब ही देख सकते हैं, लेकिन शायद अब हमारी वो ख्वाब देखने की हैसियत भी नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया नासिर चौथाई साहब आपके वक्त के लिए। बड़ा ही डिटेल तज्जिया रहा आपके साथ और बड़ा ही हल्के फुल्के अंदाज भी हमने लोगों की सुबह थोड़ी सी रहनुमाई करने की कोशिश की है, पॉलिटिकल काउंसलिंग करने की कोशिश की। और ये जो मैं बात कर रही हूँ कि हम ऐसे ख्वाब देखने की हैसियत कहाँ रखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बनने के बाद रमज़ान तो हमारे लिए थोड़ा सा यूं कह लीजिए कि रिलीफ का सामान लेकर आ सकता है सूबाई हुकूमतों की तरफ से, जिस तरह से रमजान रिलीफ पैकेजेस अनाउंस होंगे। लेकिन उसके बाद जो महंगाई का स्पेल आएगा वो देखने से ताल्लुक रखता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। प्रोग्राम के आगाज में ही मैंने आपसे कहा था कि मौसम के हवाले से आज भरपूर बात होगी और बात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इतनी बारिश हो जाए और बारिश के बाद इतनी बर्बादी हो जाए तो उसके बाद सवाल बनता है हमारे इदारों से भी और उनकी तैयारी के हवाले से भी। तो गवादर में हमने देखा कि बारिश से होने वाली तबाही के बावजूद अब खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और बर्फबारी से तबाही देखने में आ रही है। और PDM में इस हवाले से बता रहा है कि गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जारी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से हादसा के नतीजे में पेशावर, मर्दान, मालाकंड, बाजोड़, स्वात और लोअर दीर समेत मुख्तलिफ इलाकों में 27 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं और 38 अफराद जख्मी हैं। मलिका कोहसार के हवाले से बात करें, मरी के हवाले से, तो वहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि 12 घंटों के दौरान मरी में मजीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और मजमूई तौर पर अगर मुल्क की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आइंदा हफ्ते बारिश कितनी है और क्या क्या इम्कानात इसके हवाले से जाहिर किए जा रहे हैं कि किन इलाकों में बारिश है, किन इलाकों में यालाबारी है। तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस सिलसिले में बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, मौसम हम ये देख रहे हैं कि बड़ा अचानक से चेंज हो चुका है और मगरबी हवाओं के सिलसिले ने भी खासी तबाही मचा रखी है। ऐसे में अब बलोचिस्तान और KPK में बारिशों और बर्फबारी ने भी तबाही मचाई है। आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? सूरत हाल के मजीद गंभीर हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए ये जो बहुत हैवी स्पेल गुजरा है बारिश जी, एक का दुका जगहों पे गिलगित बल्तिस्तान बारी हो सकती है कहीं की। सरदार सरफराज साहब, मैं आपको सही तरह से सुन नहीं पा रही हूँ, शायद आपके माइक का इशू है या पैनल काइंडली आप PCR देखिएगा। आई कांट हियर हिम प्रॉपर्ली। जी सरदार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप जरा कुछ कहिएगा प्लीज। जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। थोड़ा सा माइक के आगे आकर आप बात कीजिए, अपने लैपटॉप या टैब जो भी आप इस्तेमाल करें सर, थोड़ा सा उसको करीब करके बात कीजिए। जी लैपटॉप मेरे करीब है। मैंने
नहीं सरदार साहब, क्योंकि अगर मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, ये डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा अपनी ऑडियंस के साथ, तो वो भी आपको नहीं सुन पा रहे होंगे। आपको दोबारा कॉल मिला रहे हैं हम, प्लीज जरा रिसीव कीजिएगा, तब तक जरा अपनी ऑडियंस के साथ मैं बातचीत कर लेती हूँ, क्योंकि ये टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं और इसको दुरुस्त करना इसलिए बहुत बेहतर है लाइव प्रोग्राम्स में, ताकि आप लोग सुन सकें, क्योंकि ये प्रोग्राम, ये सेगमेंट्स हम आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं और हमारी ये कोशिश है कि आप लोगों को भी जरा आइडिया हो जाए कि आने वाला जो हफ्ता है उसमें मौसम की सूरत हाल कैसे रहेगी। तो जिस तरह से भी आप लोगों ने अपने डे प्लान्स करने हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि रमजान से पहले पहले भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने शादी प्लान कर रखी है, उनके काम भी खैर खैरियत से हो जाए, और कुछ किसान भाई हमारे ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ फसलों के हवाले से इंतहाई परेशान हमें नजर आ रहे हैं, उनकी भी रहनुमाई हो जाए कि आगे चलकर जो यालाबारी है वो किन किन इलाकों में हो सकती है, किन किन देहातों में हो सकती है, ताकि खुदा न खासा, क्योंकि हमने देखा है यालाबारी से फसलें बहुत ज़्यादा मुतासिर होती हैं। फसलों पर अगर बर्फ़ के ओले गिर जाएं तो वहाँ से जो फसलें होती हैं उनकी तबाही का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही हमारी कोशिश है कि ये मैसेज हम आप लोगों तक ईजिली कन्वे कर सकें। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। सरदार साहब, होप कि अब आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल बेहतर तरीके से आ जाए, तो सर अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा प्लीज़। देखिए, मैं कह रहा था कि जो बहुत हैवी स्पेल चल रहा था पिछले 4-5 दिनों से बारिशों का और बर्फबारी का पूरे मुल्क पर ही, तो वो काफ़ी हद तक सबसाइड हो गया है। कल तक तो बारिश, आज जो रिपोर्ट हुई है वो केपी के बेशतर इलाकों से अच्छी बारिश दोबारा से, खासकर केपी के शुमारी इलाका जहाँ था उनसे, और आज और कल अब वक्फा है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का जगहों पे हो सकती है, गिलगित बल्तिस्तान में और केपी के जो इंतहाई शुमाली इलाका जाते हैं, चतराल वगैरह, उन एरियाज़ में कहीं कहीं हल्की बारिश मुतवक्की है, और इसी तरह से पहाड़ों पर हल्की सी बर्फबारी भी मुतवक्की हो सकती है। अब 1 या 2 दिन का, यानी आज 4 मार्च होगी, 4 और 5 को कोई इतना इस तरह का स्पेल नहीं है, और फिर 5 और 6 को इम्कान है बलूचिस्तान में दोबारा से वही एरियाज़ के जहाँ पहले बारिश हुई है वहाँ दोबारा बारिश है, लेकिन उतनी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बारिश नहीं है। ये स्पेल जो है 5 और 6 का, या हो सकता है किसी किसी जगह पे 7 को भी, यानी वो 6 तारीख को खासकर 6 की रात से कह लें आप, या 7 की सुबह से फिर शुमाली इलाका जात में इस्लामाबाद से ऊपर का जो इलाका है, उन एरियाज़ में भी हल्की कहीं और कहीं दरमियानी बारिश और हल्की बर्फबारी इससे मुतवक्के है। तो ये जो अगला स्पेल है 5 से लेकर 7 वाला तक, ये कोई इतना हैवी नहीं है, लेकिन 9 तारीख से एक और स्पेल दाखिल होने का इम्कान है बलूचिस्तान में, वही जो UAE और साउथ ईस्ट ईरान है उस एरिया की तरफ से। तो जाहिर है कि वो निस्बतन हैवी स्पेल है, और ऑलरेडी जो फ्लडेड एरिया है गवादर डिस्ट्रिक्ट और केच डिस्ट्रिक्ट और बलूचिस्तान के दूसरे अजला, उन एरियाज़ में उस स्पेल के नतीजे में जो 9 या 10 मार्च से इंटर होगा तो वो फिर ज्यादा बारिश दिखाई देती है। तो मतलब NDMA और PDMA अपनी तैयारी को मुकम्मल बना के रखें। अच्छा, ये भी बताएगा सरदार सरफराज साहब कि ये जो 5 से 7 तारीख है और 9 से ऑनवर्ड्स आप बारिशें बताई, तो बलूचिस्तान की तरफ से आपने हमें जरा डिटेल में बताया। कराची हो, लाहौर हो, मतलब ये बड़े जो शहर है, यहाँ पर मौसम के असरात कैसे रहने वाले हैं, और रमज़ान का क्या पहला हफ्ता या पहला अशरा ठंडा गुजर सकता है, या ये बस सिर्फ 9 से 11 के दरमियान तक की है, उससे पहले ही हमें रमज़ान से पहले थोड़ा रिलीफ है अल्लाह ताला की तरफ से? इत्तेफाक से ये 14 मार्च से पहले तक का है ये स्पेल, यानी 13 या 14 मार्च तक कह लें। तो उसके बाद फिर कुछ चंद दिन की, एक आध हफ्ता तो बिल्कुल ड्राई मौसम रहने का इम्कान है, यानी 20, 21 मार्च, 22 मार्च तक। तो जो पहला अशरा जो रमज़ान का होगा, वो उम्मीद है कि इस मौसम के नतीजे में जो ऑलरेडी बारिशें हुई हैं, बर्फबारी हुई है, और एक स्पेल हल्का और एक स्पेल उसके बाद का 9-10 मार्च से अच्छा स्पेल जो है, उसके नतीजे में फिर ज़ाहिर है मौसम अच्छा रहेगा। पहला अशरा मार्च का कोई गर्मी वर्मी नहीं होगी, पूरे मुल्क में अच्छा मौसम रहेगा। अब देखिए, मार्च के आखिरी हफ्ते में हो सकता है एक आध स्पेल और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अगर वो होता है तो फिर आधा रमज़ान तकरीबन शुरू का आपका मतलब अच्छा गुजरेगा, उसमें ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाएंगे। कराची में जो आपने पूछा, तो कराची में इस स्पेल के नतीजे में, यानी ये 5, 6, 7 के दरमियान है, इसमें कोई ऐसा ख़ास इम्कान नहीं है। और अगले स्पेल का देखना पड़ेगा कि वो कुछ लाइट रेन कराची तक आती है कि नहीं आती, वो ज़रा अभी कब कहना कबल वक्त है, वो देखना पड़ेगा। और लाहौर में अलबत्ता वो जो स्पेल होगा नेक्स्ट स्पेल जो 9-10 मार्च के बाद वाला है, हाँ जी,
वो उसमें इम्कान हो सकता है फिर उस कि 9 ठीक है, वरना अदरवाइज क्योंकि इर्द गिर्द के सूबों में हम देख रहे हैं कि मौसम ज़रा सर्द है, बलूचिस्तान की तरफ भी और फिर इस्लामाबाद मरी की तरफ भी, तो ज़रा तेज़ हवाएं और ठंडा मौसम जो है वो खुशगवार एहसास लाहौर में बरकरार रहेगा। अच्छा, अगर हम लोग अपने गवादर के बहन भाइयों के हवाले से बात करें, बलूचिस्तान के बहन भाइयों के हवाले से बात करें, बहुत तकलीफ में हैं वो लोग इस वक्त, जिस तरह हम वहाँ पे फ्लडिंग होते हुए देख रहे हैं, इस वक्त वहाँ पर तबाही बची हुई है। जाहिर सी बात है PDMA ने एक न एक रिपोर्ट महकमे मौसमियात के साथ भी शेयर की होगी और यहाँ से आपने मुस्तकबिल का तयन भी किया होगा। कुछ अदाद-ओ-शुमार या कुछ मामलात आप हमें भी बता सकते हैं, हमारी रहनुमाई कर सकते हैं कि किस हद तक बड़े पैमाने पर तबाही हुई है वहाँ पर? देखिए, वो अदाद-ओ-शुमार तो जो नुकसानात के होते हैं ना, वो तो PDMA ही वो करता है, एक तरह से मेंटेन करता है और उसका रिकॉर्ड वही रखते हैं। मेरे सामने भी इत्तेफाक से नहीं है वो नुकसानात कितने हुए हैं क्या। हमारे सामने तो जो रेनफॉल के और स्नोफॉल के ये अदाद-ओ-शुमार ज़रूर है। जाहिर है कि वो जब हैवी रेनफॉल होती है या स्नो होती है तो नुकसानात तो होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा सरदार सरफराज साहब, महकमा मौसमियात अपनी रिपोर्ट जो है वो NDMA से या PDMA से कितनी जल्दी या कितने घंटों के दौरानिए में ये रिपोर्ट शेयर करता है? मतलब यानी कि आगे चलकर अगर आपको नजर आ रहा है कि बारिश बहुत ज्यादा हो सकती है, तूफानी बारिश हो सकती है, तो 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले, कितनी देर पहले अलर्ट किया जाता है इदारों को? नहीं, कम से कम 3 दिन पहले अलर्ट किया जाता है, कम से कम। अमूमन तो 4-5 दिन पहले एक एडवाइजरी इशू कर दी जाती है और 3 दिन तो डेफिनेट है कि 3 दिन पहले एटलीस्ट वो जो एडवाइजरी या अलर्ट इशू होता है वो फर्स्ट रेसिपिएंट उसका होता ही NDMA या नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे PDMA उसके पहले रेसिपिएंट होते हैं। तो वो तो इमीडिएटली जैसे ही फाइनल होती है हमारे ऑफिस से, तो इमीडिएटली उनको व्हाट्सएप पे फैक्स से उससे चली जाती है। ठीक है, तो ये बताएगा खुदा ना खास्ता मुल्क के किसी और इलाके या और एरिया में तो वैसी सूरत हाल एक्सपेक्टेड नहीं, जैसे कि हम गवादर का इस वक्त हशर देख रहे हैं? देखें, गवादर की तरह की KP में भी बहुत बारिशें हुई हैं ना। आपने नोट किया होगा कि वहाँ भी कुछ जगह ऐसी हैं, मालम जब्बा हो गया और मालाकंड डिवीजन पूरा ही तकरीबन, और फिर ऊपर चतराल, दीर, ये तमाम इलाके और हज़ारा डिवीजन के भी कुछ इलाके, आगे पटन और दूसरे जो इलाके हैं शामला वामला, तो इन तमाम एरियाज़ में वही 100, 150, 200 मिलीमीटर के करीब बारिश हो चुकी है। मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ फिगर्स हैं। गवादरी की तरह की वहाँ की सूरत हाल रही है, यानी KP में बहुत तेज़ बारिशें हुई हैं। उसी तरह से पंजाब के भी जो इंतहाई शुमाली इलाका जाते हैं मरी साइड पे, उधर भी तेज़ बारिशें हुई हैं और कश्मीर में भी बड़ी तेज़ बारिश। तो इसी वजह से वहाँ आपने देखा कि कुछ एरियाज़ में लैंडस्लाइडिंग भी हो गई है। गवादर का और वहाँ का डिफरेंट एक तरह से सिनेरियो इस तरह से है कि ये जो है बिल्कुल प्लेन एरिया है, यहाँ ड्रेनेज सिस्टम उतना नहीं है। वो पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पर मतलब पानी बहुत ज़्यादा खड़ा नहीं होता, लेकिन नदी नालों में तो यानी जो आती है उसके बाद लैंडस्लाइड हो जाती है। वहाँ पर ये एक इजाफी चीज़ हो जाती है और ये कि वो पानी जल्दी निकल जाता है, ड्रेन आउट हो जाता है। वहाँ कुदरती एक तरह से ना ग्रेविटेशनल हाइड्रोलॉजिकल। किसानों को आप ऐसे में क्या तजवीज़ देंगे, क्या हिदायत जारी करेंगे कि क्या सिर्फ KP वाली जो साइड के किसान हैं वो इस वक्त मुश्किलात से दो चार हैं, या फिर पंजाब और बलाई पंजाब के जो लोग हैं वो भी ज़रा अलर्ट रहें? देखिए, KP में तो अभी मतलब फसल की जो कटाई होती है ना वो सिंध में अब शुरू हुई है। तो सिंध की में लकीली को इतनी बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं हुई, तो यहाँ की के किसानों को या यहाँ की फसलों को इतना बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो दूसरे इलाके हैं, KP हो गया, इसी तरह पंजाब के मैदानी इलाके, साउथ पंजाब के बिलखुसूस, वहाँ हो सकता है फसल अगले दिनों में तैयार हो रही हो, तो वहाँ भी फॉर्चुनेटली कोई बहुत तेज़ स्पेल नहीं हुआ या कोई इस तरह बहुत हैवी जालाबारी नहीं हुई जिससे कि फसलों को नुकसान। लेकिन KP में इतना नुकसान मेरा ख्याल है फसलों को नहीं हुआ होगा, अनलेस कि वहाँ यालाबारी हो जाए तो उससे फसल के ज़ाहिर है कि दाना वाना जो है वो झड़ जाता है। अदरवाइज तो बारिशों से वहाँ ऐसा जितना कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, इसलिए कि वहाँ तो मई के आखिर में या जून में जाके फसल की कटाई होती है। ठीक, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद है। एक डिटेल सेगमेंट हुआ हमारा उनके साथ, और ना सिर्फ गवादर और KP के साइड के हवाले से मैं आगाह किया, बल्कि कराची में मौसम कैसे रहेगा, लाहौर में क्या सूरत हाल हो सकती है, हमारे किसानों के लिए इस वक्त कोई डरने और ख़तरे की बात नहीं, स्पेशली अगर हम सिंध साइड की बात करें या फिर कराची में के हवाले से या लाहौर के हवाले से बात करें, तो इस वक्त जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है वो बहुत बेहतर नज़र आ रही है कराची और लाहौर वालों के लिए। लेकिन वो लोग जो कि
थोड़े ऐसे ऊंचे मकामात की सैर के लिए अपना ट्रैवल प्लान करना चाह रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो गया, हुंजा हो गया, बालाखंड हो गया, वो लोग थोड़ा सा एहतियात रखें। कोशिश कीजिए कि करीब तर जो मकामात हैं वहां पर अपना टूर प्लान कर लें अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, लेकिन इन जगहों पर जाने से थोड़ी सी आप लोगों ने एहतियात बरतनी है। हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप लोगों ने एहतियात से काम लेने। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज है, वो आपके साथ जरूर शेयर करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा जो है वो वेलेंशिया टाउन के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने पंजाब का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया है, जिस सिलसिले में हम आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने न सिर्फ इस बात का ऐलान किया बल्कि जाकर साइट को विजिट भी किया और बताया जा रहा है कि मरीम नवाज को साइट के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। मजीद क्या अपडेट रही है इसी बारे में जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे वकास गौरी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहरहाल मरीम नवाज की कैंसर अस्पताल के लिए दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलाने की जो हिदायत है वो भी मंजर आम पर आई है। तो पंजाब का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया गया है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की तरफ से और इस सिलसिले में उन्होंने वेलेंशिया टाउन साइट का विजिट भी किया है और इस साइट के जो तस्वीरी मनाजिर हैं वो भी आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसके बाद ये हिदायत भी जारी की गई कि दुनिया भर से जो बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उन्हें पाकिस्तान बुलाया जाए। वकास गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा इस दौरे की तफसीलात। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वेलेंशिया टाउन के करीब पंजाब का पहला कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान किया है। मरीम नवाज ने कैंसर अस्पताल के हवाले से साइट ब्रीफिंग भी हासिल की है, जबकि उन्होंने दुनिया भर से बेहतरीन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बुलाने की हिदायत भी की है। मरीम नवाज ने आज सुबह जो है वो साइट का दौरा किया। परवेज रशीद, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, सानिया आशिक और डॉक्टर अदनान जो शरीफ फैमिली के ज़ाती मौलिज रहे हैं वो उनके हमरा थे। मरीम नवाज का कहना था कि पंजाब में कैंसर के मरीजों के लिए सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा जिसमें कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। ये एक बड़ा ऐलान है जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सामने आया है। ठीक, बहुत शुक्रिया वकास गौरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जी, तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं PSL सीजन 9 की, जिसके मैचेस अभी भी जारी हैं और पहली एक ऐसी टीम मंजर आम पर है जिसने प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मुझे बताने की क्या जरूरत है, आप सभी जानते हैं, रात को सभी ने मैच देखा होगा क्योंकि PSL सीजन 9 चल रहा हो और मैच आप लोग मिस कर दें ये तो इम्पॉसिबल, स्पेशली जो कि क्रिकेट के दीवाने हैं। मुल्तान सुल्तान्स जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है अपने प्ले ऑफ मैचेस के लिए और कराची किंग्स को एक बार फिर से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। टारगेट दिया गया था 190 का मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से, लेकिन फिर हमने देखा कि कोशिश तो बड़ी की कराची किंग्स ने, लेकिन सिर्फ 169 रन ही बना पाए। लेकिन ऐसे में उस्मान खान ने जो खूबसूरत बैटिंग की है कल मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से, वो देखने से ताल्लुक रखती है। 106 रन, भाई बेहतरीन सेंचुरी को स्कोर की उन्होंने और इसके अलावा हमने देखा कि 10 चौके मारे उन्होंने अपनी सेंचुरी में और 5 छक्के मारे हैं। इसके अलावा रिजवान मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से वो भी नुमायां बल्लेबाज हमें नजर आए। 58 रन की उन्होंने अपनी इनिंग्स खेली और हमने देखा कि उन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर की। खैर ये तो PSL सीजन 9 के हवाले से अपडेट है जो कि हमने आपको दी है। इसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है खेल के मैदान से, वो ये कि पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज से पहले सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के लिए कीवीज बोर्ड का जो 2 रुकनी वफ्द है वो पाकिस्तान पहुंचा है और उन्होंने इस्लामाबाद और पिंडी स्टेडियम के जो विजिट्स हैं वो अपने कंप्लीट कर लिए हैं। मीनवाइल वो जगह, वो होटल्स जहां पर आकर कीवीज प्लेयर्स ने ठहरना है, रहना है, उन्होंने उन होटल्स का भी जायजा लिया है। जिसके बाद हमने देखा कि सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से इन टीम मेंबर्स को प्रॉपरली आगाह किया गया है कि उनको किस किस्म की सिक्योरिटी इक़दाम जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। बहरहाल ये दोनों अपडेट्स, इन पर हम अपना तज्जिया लेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस। थैंक यू सो मच अवैस फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो कल के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान इज नॉट कमिंग स्लो। प्ले ऑफ मरहले में हमने देखा कि उसने अपने लिए जगह जो है वो भरपूर तरीके से बना ली और ऐसे लग रहा है कि वो सिर्फ प्ले ऑफ मैचेस ही नहीं, आगे चलकर भी इसके बाद जो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए चलने हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये बता दीजिए कि खवातीन कोचेस
कितना हम किरदार अदा कर रही हैं इस सब में? देखिए, मुल्तान सुल्तान तो आपको पता है कि सॉरी, मुल्तान सुल्तान की अगर बात करें तो आपको पता है कि पूरे अपना जितने भी सीजन आज तक हुए हैं, खास करके रमज़ान की कप्तानी में बताएं तो आपको एक डिफरेंट टीम नजर आती है। मुझे याद है पिछला मैच जो खेले थे, इस मैच की बात नहीं कर रहा, पिछले मैच की बात कर रहा हूँ, जब आपके पास डेविड विली मौजूद नहीं थे, मिलान मौजूद नहीं थे, तब भी उन्होंने लोकल टैलेंट के साथ जाके अपनी टीम को जीत जो सी है वो दिलवाई थी। बड़ा एक जबरदस्त मुकाबला किया था। तो एक पूरा थिंक टैंक आपको नजर आता है। वो फीमेल कोचेस तो अब जाके इंक्लूड हुई। अगर इससे पहले की बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट माइंड्स मैं कहूँगा अब्दुर्रहमान भाई, डोमेस्टिक के वो एक प्रॉपर एक माइंड है, वो बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर मोहम्मद वसीम की बात करें आप, तो मोहम्मद वसीम आपको पता है साबिक चीफ सिलेक्टर भी रहे हैं। उसके अलावा अपना पाकिस्तान टीम के साथ वो काम भी करते हैं, फिर डोमेस्टिक में काम करते हैं। तो पूरा एक जो सा उनके पास पूरा रोड मैप 3-4-5 महीने पहले ही पड़ा हुआ था कि किस तरीके से टीम को हमने लेके चलना है, कौन सा प्लेयर आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। तो एक प्रॉपर एक जेल अप स्क्वाड आपको नजर आता है। फिर बैटिंग के अंदर आप देखें उनकी बैटिंग पावर है, हेनरिक्स परफॉर्म कर रहे हैं, रिजवान जिस तरीके से बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। उस्मान की बात करें, उस्मान खान आपको पता है पाकिस्तानी है लेकिन यूएई में रहते हैं। मुझे याद है यहाँ चांसेस ना मिलने की वजह से वो एक वहां पर अपना जॉब करने गए थे, तो फिर क्रिकेट कैरियर स्टार्ट किया। तो आज आपके सामने जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलिंग यूनिट की बात करें, बैक टू बैक परफॉर्मेंसेस हैं आपके पास, एक जेल अप स्क्वाड नजर आता है। एक चीज मुझे अच्छी लगी मुल्तान की, आपको याद हो पिछले सीजन के अंदर जब मुल्तान सुल्तान मुल्तान से बाहर निकली थी, विनिंग स्ट्रीक कैरी कर रहे थे, विनिंग स्ट्रीक बीच में टूटी भी थी, आपको याद हो कि थोड़ी परफॉर्मेंस खराब हुई, लेकिन ये टीम बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है। उसामा मीर जबरदस्त परफॉर्म करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। सबसे जो अच्छी चीज मैंने कहा ना, मुल्तान एज कम्पेयर टू अगर मैं दूसरी टीम्स की बात करूं तो आपका जो लोकल टैलेंट है वो ज्यादा परफॉर्म करते हुए नजर आता है। वो ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे अपने ओवरसीज प्लेयर्स के ऊपर कि वो ज्यादा हमें परफॉर्म करके देंगे। तो और यही पीएसएल की खूबसूरती होती है। वैसे आपने कहा ना, एक तो मुल्तान सुल्तान अपने लोकल टैलेंट पर रिलाई करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी प्लेयर्स का भी जो सीना है ना, वो फखर से चौड़ा हो जाता है जब वो देखते हैं कि हमारा वो टीम मेंबर जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ मोहम्मद रिजवान के हवाले से कि उनकी अच्छी परफॉर्मेंस को देखने के बाद जो शायकीन क्रिकेट है उन्हें भी थोड़ा हौसला होगा कि आगे चल के जो इंटरनेशनल सीरीज आ रही है वहां पर एक अच्छी कंट्रीब्यूशन हमें रिजवान की नजर आएगी। देखिए, रिजवान तो एक हमेशा वो था बैकबोन, एक हैसियत रखते हैं टीम के। जिस तरीके से मुझे सबसे अच्छी चीज उनकी कप्तानी की बॉडी लैंग्वेज लगती है। आपने देखा होगा कि मिस फील्डिंग इस पाकिस्तान सुपर लीग के स्टार्ट में बहुत ज्यादा हुई है, खाली मुल्तान से नहीं हर टीम से होती थी, लेकिन बड़ा कूल एंड काम कैप्टन। आपने देखा होगा बैकअप करते हैं प्लेयर को, बेशक उसको मार पड़ रही हो लेकिन बैकअप करना, स्माइलिंग फेस। जब कप्तान लिटरली आप ऑन द ग्राउंड जब होते हैं और कप्तान अगर आपको वो स्माइलिंग फेस अगर आपको कहना यार कुछ नहीं होता, मैं बैठा हूँ या बैकअप कोई नहीं होता, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं पीछे खड़ा हूँ, आपका दिल बहुत बड़ा हो जाता है एक बॉलर का, खास करके कि यार कप्तान तो मेरे पीछे खड़ा हुआ है तो मैं 100% यहाँ पर जान दूंगा। और वो चीज नजर आपको आती है रिजवान की, आपने देखा होगा। फिर सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस वक्त लगी कि जब आपके प्राइम फास्ट बॉलर्स हैं इस वक्त, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, हारिस रऊफ की बात करें, जो पाकिस्तान के ऑटोमेटिक सिलेक्शन होते हैं, मुल्तान सुल्तान की बात करें तो आज सच उनके पास फायर पावर नहीं नजर आती। जैसे ना बड़ा नाम एक पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप पे मौजूद हो, उनके पास अब्बास अफरीदी हैं, पाकिस्तान जरूर खेल रहे हैं, उसके अलावा उनके पास मोहम्मद अली एक ही टेस्ट मैच खिलाया था मुझे याद है डोमेस्टिक के बाद, लेकिन पता लगता था कि इतना लंबा डोमेस्टिक सीजन खेल के उस लड़के को आपने टेस्ट मैचेस खिलाया, फटीग थी, वो बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी। लेकिन अगर आप देखें तो लीडिंग विकेट इस वक्त टेकर है वो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, और लोग लिटरली ये बात कर रहे हैं कि शायद आने वाली जो सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ, ही विल बी अ ट्रम्प कार्ड फॉर पाकिस्तान, क्योंकि वो आपने देखा होगा मुल्तान जैसी विकेट के ऊपर जिस तरीके से स्विंग कर रहे थे तो डेडली था, इतना आसान नहीं था उसे खेलना। तो बताता है कि यार जो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना डोमेस्टिक का, वो परफॉर्मेंस किस तरीके से देता है विकेट्स के ऊपर। तो ये बड़ा मायने रखता है कि आप डोमेस्टिक के प्लेयर को कितना मायने रखते हो और कितने किस तरीके से आप लेके चलते हो। मैंने कहा कि बेस्ट माइंड्स उनके पास हैं, लेकिन वेयर इज कराची। अच्छा, आपने ये कहा ना कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस होगी उसके लिए वो एक ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। तो जब आपने न्यूजीलैंड की बात करी ली है तो ये डिटेल्स भी मैंने अपने व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर की कि जो न्यूजीलैंड की टीम के एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान विजिट किया है, और इस सिलसिले में हमने देखा कि सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा भी लिया है। वो उन होटल्स को भी विजिट कर कर आए हैं जहां पर उन्होंने ठहरना है, टीम को ठहराना है, और फिर हमने देखा है कि इसके अलावा उनकी जो तैयारियां हैं उसको भी लेकर खासा कल डिस्कशन में रहे हैं वो लोग। आपको सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि न्यूजीलैंड की ए कैटेगरी की या बी कैटेगरी की टीम प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और दूसरा ये कि जो कल ये सब कुछ इंतजामात रहे हैं और ये विजिट रहा है उस बारे में आप हमें क्या अपडेट देंगे, आपके पास क्या खबर है? देखिए, एक चीज तो अच्छी आपको पता है कि पाकिस्तान, मुझे याद है कि रोड मैप सारा का सारा आपको याद है जिम्बाब्वे ने ले किया था, आपको याद है जिम्बाब्वे यहाँ पर आई थी, वेस्ट इंडीज आई, साउथ अफ्रीका आई, फिर लाइक पूरा एक रोड मैप ही आपका चेंज हो गया, बड़ी टीम्स
यहाँ पर आके खेल के गई पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड भी आ चुकी है, इंग्लैंड भी यहाँ पर आके खेल चुकी है, तो अब एक डिफरेंट सिनेरियो आपको पाकिस्तान का नजर आता है राइट डायरेक्शन के अंदर। वैरस अगर कल की बात करें तो बड़ा एक पॉजिटिव था अपना न्यूजीलैंड टीम का भी, क्योंकि पहले भी आपको पता है यहाँ न्यूजीलैंड आके खेल चुका है, वो बड़ी पॉजिटिविटी थी उनकी सिक्योरिटी इंतजाम को देख के, और लिटरली जो सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको सच बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही कम ऐसे ममालिक हैं, शायद ही कोई ममालिकों की ऐसी सिक्योरिटी लेवल जो उनसे प्रोवाइड करता हो टीम्स को यहाँ पर। एक अच्छी बात कि पिंडी का एडिशन यहाँ पर हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी इस चीज पे कंप्लेन नहीं कर सकता अब, क्योंकि मैं ऑन द ग्राउंड कराची में मौजूद नहीं था। क्राउड का बड़ा एक पता आपको फैक्टर रहा है, बिल्कुल तगड़ा क्राउड वेन्यू होता है, जिस तरीके से यहाँ पर आपको क्राउड बड़ा तगड़ा मिलता है। कराची के अंदर वैसे आपको पता है क्राउड का थोड़ा सा कल भी डिस्टर्बेंस रही है। क्या वजह है अवैस के कराची का क्राउड उस तरीके से आता नहीं है, लोग मैच पसंद नहीं कर रहे कराची वाले, या फिर इंतजामात ऐसे नहीं है, हर कोई खफा खफा नजर आ रहा है कराची के क्राउड से? देखिए जरिए दो चीजें होती हैं कि एक तो कराची का जो क्राउड है, मैं कहा ना कि मैं ग्राउंड पे मौजूद नहीं, जो मुझे खबर वहां पर आज तक मिली है, जब मैं एसपीएल में था तो मुझे एक चीज जो सुनने को मिलती थी कि क्योंकि यहाँ पर वर्किंग आवर्स डिफरेंट है, यहाँ पर ज्यादा बिजनेस कम्युनिटी 8-9 बजे फ्री होती है, क्योंकि वर्किंग क्लास भी 8-9 बजे तक जाके फ्री होती है मैचेस उससे पहले दिन। दूसरा फिर फ्रेंडली नहीं है, किस सेंस में कह रहा हूँ कि जहाँ कहते हैं ना पॉजिटिव चीजों पे देख रहे हैं, हमें वहां नेगेटिव चीजों को भी थोड़ा सा हाईलाइट करने की जरूरत है, क्योंकि उसको ठीक करना है आपने आगे जाके, पाकिस्तान सुपर लीग को आपने आगे बड़े लेवल पे लेके जाना है। आपको कहीं ना कहीं जो सी हैं जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उसकी जो पार्किंग उसको करीब करना पड़ेगा, आपकी ट्रांसपोर्ट पार्किंग बहुत दूर है, लोगों को बहुत चलना पड़ता है। ठीक है आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी दिए हैं, सारे मामला हैं। एक लीग का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसको मैंने शारजा में देखा था, तो मुझे याद है कि दुबई स्पोर्ट्स सिटी में अगर मैच होता था तो शारजा स्टेडियम के पास उनकी गाड़ी खड़ी होती थी, उस टीम की गाड़ी, उसमें आपने पास दिखाना है, आपको वो एक शर्ट देते थे, एक छोटा सा बॉक्स देते थे, पीआर बॉक्स आप कर लें, आपके पैसेंजर्स को बिठाते थे, जो आपकी टीम जो भी आपके लोग हैं वहां दुबई लेके जाते थे, मैच देख के आपको वापस शारजा स्टेडियम उतारते थे, क्योंकि वो एक हब था, वहां से आप इजीली आप मतलब आप कह रहे हैं कि क्राउड तो आना चाहता है, लेकिन क्राउड को एंटरटेन करने के लिए वहां पर इंतजामात का फुकदान है, फैसिलिटेट नहीं उस तरीके से किया जा रहा। अच्छा वैसे एक जगह ऐसी है कि जहां पर सभी को बड़े अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया गया, मैं अंबानी फैमिलीज के हवाले से बात कर रही हूँ। पोलार्ड तो भारत गए हैं अंबानी फैमिली की शादी अटेंड करने के लिए, ये बताइएगा कि आगे हमें मैचेस में नजर आएंगे, वो वापस आ जाएंगे इंडिया से मजीद मैचेस में पार्टिसिपेट करने के लिए? और फिर दूसरा ये भी कि खाली से पोलार्ड ही गए या कुछ वो प्लेयर जो पाकिस्तान आए हुए थे उनमें से भी कोई एक आधा और गया था? नहीं सिर्फ पोलार्ड ही गए थे, पाकिस्तान जो आए हुए थे प्लेयर्स पूरी दुनिया से प्लेयर्स आपको पता है जो उनकी टीम के खास करके अपना मुंबई इंडियंस के उनको बुलाया गया था, लेकिन पोलार्ड वापस आ चुके हैं। अच्छा। उन लोगों ने ज्वाइन कर ली है कराची किंग्स को, कल ही वापस आए थे, तो नेक्स्ट मैच के अंदर आपको नजर आएंगे, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर है, उसको भी उसका पता है कि कराची किंग्स इस वक्त उसको सबसे ज्यादा जरूरत है कराची को, क्योंकि ये टाई मैं कह रहा हूँ ना आपको, लाहौर अभी बाहर तो नहीं हुआ टूर्नामेंट से, लेकिन मुश्किल है वापस आना लाहौर के लिए, लेकिन ये टाई जो सी चौथी पोजीशन की है ना अगर बात करूं तो ये पड़ेगी कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में, कौन सी टीम ऊपर आती है, क्योंकि इस्लामाबाद बेशक अभी ऊपर नजर आ रही है, लेकिन इस्लामाबाद के भी आपको पता है कुछ मसाइल आपको जरूर नजर आ रहे हैं। तो ये लाहौर कलंदर्स को अब हम क्या समझे कि वो सिर्फ अपने हिस्से के मैचेस खेलेगी, या फाल कहीं ना कहीं उनके नाम की कोई ना कोई निकल सकती है? जैसे हम पाकिस्तान वाले अपने लिए सोचा करते थे ना, अगर ऐसे ऐसे हो जाए वैसे वैसे हो जाए, हमने भी 4-4 फॉर्मूलाज बना के रखे हुए थे, तो क्या हर फॉर्मूले में अब लाहौर कलंदर्स फेल? अच्छा जी, मेरे ख्याल से अवैस का कनेक्शन हमसे थोड़ा सा टूटा है, दोबारा से बहाल करने की कोशिश करते हैं। तो नहीं जी, मेरे प्रोड्यूसर साहब भी यही कह रहे हैं कि कुर्रा फाल निकाल लें, जो मर्जी कर लें, आप वज़ाइफ पढ़ लें, अब जो मेहनत दिखानी थी लाहौर कलंदर्स ने वो नहीं दिखाई, लिहाजा जो लाहौर कलंदर्स है वो हमें अपने हिस्से के कुछ मैचेस खेलते हुए तो नजर आएगी, लेकिन प्ले ऑफ मरहले के लिए ना तो वो क्वालिफाई कर सकेगी और ना ही वो आगे चलकर हमें किसी और बेहतर अंदाज में नजर आएगी। किसी भी टीम को अगर वो मैच हरा भी देती है, जो कि बहुत ही मुश्किल हमें लग रहा है, इसके बावजूद वो अपना जादू नहीं जगा पाएगी। लेकिन लाहौरी ये बड़े ही जिंदा दलान है, बड़े ही जिगर रखने वाले लोग हैं। नो मैटर व्हाट उनकी टीम हारे, उनकी टीम जीते, वो फिर भी जो बाकी दीगर टीम्स हैं या अपनी ही टीम के मेंबर्स हैं लाहौर कलंदर्स के, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ज़रूर स्टेडियम्स जाते हैं। जिस बड़ी तादाद में जो लाहौर के तमाशाई बाहर आते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, वहाँ पे लाहौर कलंदर्स के लिए एक सवालिया निशान है कि कुछ तो ख्याल कर लिया करें, कुछ तो लोगों के सेंटिमेंट्स का ख्याल रख लिया करें। आप लोग वहाँ पर एक भी मैचेस नहीं विन करते हुए हमें नजर आए हैं, और वी नेवर नो कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आगे चलकर T20 वर्ल्ड कप में कैसे अपनी कैप्टनसी को जस्टिफाई करेंगे या थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैप्टन तो उन्हें बना दिया, जो कैप्टन बनाया जा रहा था
उस वक्त भी जो माहिरीन थे, जो एक्सपर्ट्स थे, वो यही कह रहे थे कि एक डोमेस्टिक लेवल पर एक सीजनल टीम का हिस्सा बनना, उसकी कैप्टनसी करना इज समथिंग एल्स। इंटरनेशनल लेवल पर जब आप पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करने के लिए जा रहे हैं तो वो बहुत बड़ा टास्क होता है। अब उस टास्क को वो कैसे निभाएंगे जब पहले ही उनका मोराल इतना डाउन हुआ है। हारिस रऊफ भी हम देख रहे हैं कि लीग से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। वी नेवर नो कि वो आगे चलकर हमें T20 सीरीज का हिस्सा बनते हुए नजर आते हैं या नहीं नजर आते हैं। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है ना सिर्फ हमारी लाहौर कलंदर्स के लिए बल्कि हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी। और स्पेशली अभी जो मैं कराची का जिक्र कर रही थी कि कराची में अगर फैसिलिटेट आप लोग कर दें, अपने क्राउड को, अपने लोगों को एंटरटेन कर दें, तो चलें उनके लिए भी थोड़ा तफरीह का सामान हो जाएगा। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेने का कहा जा रहा है मुझे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड, यो पाकिस्तान। वंस अगेन ये सेगमेंट आप लोगों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये हमारा एक एंटी एजिंग सेगमेंट होगा और उसमें होगा ये कि हर साल हम देखते हैं आज के रोज़ भी कुछ लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कोई ना कोई, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो 30 क्रॉस कर चुके होंगे। मेरा हमारी जो डॉक्टर साहिबा हैं उनसे पहला सवाल ही ये था कि मुझे ये बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें एंटी एजिंग कोई ऑइंटमेंट, कोई क्रीम, कोई कैप्सूल कुछ भी लेना शुरू कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जरा आप जब आप 30 क्रॉस कर जाएं उस दिन आप सोच लीजिए कि अब आप इजीली एंटी एजिंग क्रीम्स जो है वो यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर महानूर ताहिर चौधरी साहिबा, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और सबसे अच्छी स्पेशलिटी जो मुझे उनकी थोड़ी देर बाद में पता चली कि वो एस्थेटिक्स को डील करती हैं। तो मतलब ये कि अच्छी अच्छी टिप्स भी हमें मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महानूर, कैसी हैं आप? कैसी हैं ज़रा? बिल्कुल ठीक ठाक। महानूर, ये तो आपने हमें अभी बड़ा ही शुरू में ही टिप दे दी है कि जब आप 30 क्रॉस कर जाएं तब आप एंटी एजिंग यूज कर लें, लेकिन उसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट में बहुत सारी एंटी एजिंग्स आपके पास मुख्तलिफ ब्रांड्स में होती हैं। तो मुझे ये बताएगा कि आप अगर 30 क्रॉस कर रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ आपकी स्किन को एंटी एजिंग की जरूरत है, या अगर आपको नहीं पता है तो आपको क्या लगता है कि फेस पर ऐसे कौन से सिम्टम्स आपके प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाते हैं जो आपको एंटी एजिंग की तरफ लेकर जा रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले ये प्रोमिनेंसी का वेट ना करें ज़्यादा। अच्छा, ठीक है। हर साल एक साइंटिफिक बात है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है एवरी ईयर 1% कोलेजन और इलास्टिन आपका ख़त्म होता जाता है। आप 1 साल के हुए आपका 1% कम हो गया। व्हेन यू रीच 30, एक एवरेज एज 60 है ना, तो 30% पे मतलब आपकी स्किन, आपकी बोन्स और आपके कार्टिलेजेस ने इलास्टिन और कोलेजन छोड़ दिया है। तो 30 एक स्टेडफास्ट रूल है कि ठीक है अब बहुत कम हो गया, अभी तो शुरू करेंगे, राइट। अगर आपकी फाइन लाइंस अपीयर हो रही हैं, अगर आपके थोड़े थोड़े मसल ड्रूप कर रहे हैं, आपको लगता है आपके चेहरे पे ऐसे चेंजेस, ऐसी वो लाइनें, सबसे ज्यादा एजिंग का पता चलता है नेजोलिबियल फोल्ड से। मतलब ये जो स्माइल लाइंस, मेरीनेट लाइंस। अच्छा, ये स्माइल लाइन स्किन के ऊपर हमें फौरी तौर पर पता चलेगी या कभी कभी जैसे हम लोग बेसेस वगैरह बनाते हैं तो भी स्माइल लाइन आ जाती है? हमने किस स्माइल लाइन को फॉलो करना है? किस स्माइल लाइन को एजिंग में फॉलो करना है? जब आप मुस्कुराएं तो पहले जो खड्डा नहीं पड़ता था वो आप पढ़ना शुरू हो। अच्छा, ये वाकई अलार्मिंग है। हाँ जी, ठीक है। तो तब आप फील करना वो आप उसको फील करना शुरू करते हैं कि यार अब मेरा सबक्यूटेनियस, मतलब मेरा मसल, मेरा फैट बैठ रहा है, ढलक रहा है, तो अब मुझे कुछ ज़रूरत है इसे ठीक करने की। मगर वो बहुत बाद का प्रोसेस है, वो 35 से शुरू होता है। बिफोर 35 व्हेन यू रीच 30, या ऐसे लोग जिनको फाइन लाइंस, रिंकलिंग जेनेटिकली हैं, उनको जल्दी शुरू होते हैं, वो अपना एंटी एजिंग रेजिमेन एट होम एंड एट योर एस्थेटिक फिजिशियन शुरू करते हैं। अच्छा, एट होम कैसे होगा? अच्छा, एट होम इस तरह से, वैसे ही हमारे यहाँ इतना अवेयरनेस नहीं है, मगर हमें जनरली कैरेट का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जिसमें नेचुरली रेटिनॉल है, ऐसी चीज़ें जिसमें नेचुरली विटामिन ए है और विटामिन सी है, वो चीज़ें आपको एंटी एजिंग की तरफ लेके जाती हैं। फेस होम रेमेडीज़ किसी हद तक ठीक है, बट आई डोंट सजेस्ट देम बिकॉज पेशेंट को या क्लाइंट को पता नहीं होता कि वो फेस पे क्या लगा रहा है, बेसिकली उसकी स्किन टाइप क्या है। सो काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं, ऑयली स्किन टाइप होती है, मसाज कोकोनट ऑयल का कर लेते हैं तो उनकी एक्ने वर्सन हो जाती है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि आप, अब वो ज़माना नहीं रहा आप होम रेमेडीज़ पे इतना फोकस करें। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और जाके आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन लें और उसको फॉलो करें। अच्छा, अभी ये सीजन ऐसा चल रहा है कि क्योंकि गर्मियां वेलकम कर रही हैं, सर्दियां कभी जाती हैं तो कभी नहीं जाती हैं, चेहरे से मॉइस्ट उड़ना शुरू हो चुका है, बहुत ड्राइनेस हो रही है। अब समझ ये भी नहीं आ रही कि गर्मी तो नहीं है तो हम कुछ ऑयल
ऑयली फेस पर लगाएं या ना लगाएं, ऐसे में आप किस किस्म के सीरम्स जो हैं वो लोगों को सजेस्ट करेंगे? विटामिन ए के, सी के? यस। अच्छा, इस तरह से विटामिन ए और विटामिन सी तो थोड़ा सा रिस्की काम है, वो तो डॉक्टर के पास जाके कस्टमाइजेशन ऑफ स्किन कराएं। हम अपने सेंटर पे नूर क्लिनिक पे फोकस करते हैं कि कस्टमाइजेशन ऑफ स्किन हो, रादर देन ये हो कि आप कुछ भी घर पे लगा लें, इट डिस्ट्रॉयज यू। ठीक है, वो मैं बाद में बताती हूँ विटामिन सी और ए का। एक हैक जान लें, आपने मॉइस्चराइज करना है, आपने एंटी एजिंग करना है, हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड, जिस चीज में हाइलुरोनिक एसिड है वो ऑयली और वो ड्राई स्किन दोनों के लिए, दोनों को सूट, राइट। वो किसी पे रिएक्शन नहीं करती, ड्राई को और पैची नहीं करती, और सारी एक्नी प्रोन को और ज्यादा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि अगर आपके फेस पर कोई स्कार, कोई पिगमेंटेशन रह गई है तो लोग उसको जरा फोकस कर रहे होते हैं, फिर अब आप कोई ऑइंटमेंट लगाएंगे, कोई क्रीम लगाएंगे, वो उस दाने तक तो नहीं रहेगी, स्कार तक नहीं रहेगी, वो फैलेगी भी फेस पे। उसके बाद उसको खत्म होते होते स्किन जो है वहां से पैची होना शुरू हो जाती है। अब एंटी एजिंग की सबसे प्राइम जो तरीका है दैट इज रेटिनॉइड्स। रेटिनॉल मतलब विटामिन ए, राइट। रेटिनॉल भी हर स्किन के लिए नहीं है। हाउ टू अप्लाई करने के बाद लोग बड़ा जल्दी छोड़ देते हैं, दाने बाहर आ जाते हैं, वो पर्जिंग का प्रोसीजर है, वो नॉर्मल है। रेटिनॉल आपका पर्ज कराएगा, इसीलिए वो एंटी एक्नी भी होता है, और उसके बाद आपके पोर्स को क्लोज करेगा, फाइन लाइन को इरेज करेगा। उसे लगाने का मेथड सैंडविच मेथड है, नीचे मॉइस्चर करें, रेटिनॉल लगाएं, ऊपर मॉइस्चराइज करें। विटामिन सी भी एंटीऑक्सीडेंट है, दैट इज गुड टू, बट इट्स नॉट फॉर ऑयली स्किन। विटामिन ई भी अच्छा है, वो मॉइस्चर है, बट जो आपके फाइन लाइन इरेजिंग का काम करेगा वो ऑब्वियसली विटामिन ए करेगा। मैंने एक पहले भी जगह पे बताया था, वो बड़ा वायरल हो गया था, दैट इज के लोग मिनिमम सबसे जो रेटिनॉल मैं सजेस्ट करूं वो कम से कम 4500-4000 का आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको एक हैक बता दूं कि आप 180 रुपए की ट्यूब में रेटिनॉइड खरीद सकते हैं। जबरदस्त, ये फिर मेरे ख्याल से बता ही दें तो जरा ऐसा बंदे जो या और खवातीन जो 30 हो गए हैं, आप ट्रेटिनॉइन 0.1% ऑइंटमेंट ले लें। ट्रेटिनॉइन 0.1% ऑइंटमेंट ले लें, जिसे आम तरीके में ट्रेटिनॉइन के नाम से भी आती है, ट्रेटिनॉइन क्रीम या स्किन ए क्रीम। ठीक है, उसमें रेटिनॉइड है। वो ड्रग स्टोर से मिलता है, मतलब किसी भी फार्मेसी से। आप वो लें, एक मटर के दाने जितना लगाएं, और 3 महीने रात को लगाएं। स्किन ड्राई होगी वक्ती तौर पे, पैची होगी, पर्ज होगा, दाने भी बाहर आ सकते हैं। प्रेग्नेंट औरतों ने नहीं लगाना बस। ठीक है, कंसीव कर रही हैं वो खवातीन थोड़ी एहतियात करें। उसके अलावा सब लगाएं, ये आपको वही 4000-5000 से लेकर 13000 वाले रेटिनॉल का काम देगी, और आप एंटी एजिंग की तरफ चले जाएंगे, आपकी एजिंग फ्रीज हो जाएगी, रुक जाएगी। भाई कमाल है, अगर 180 रुपए में आपके 4500-5000 रुपए बच रहे हैं तो बचाएं। वैसे भी लॉन का सीजन शुरू होने वाला है, जाके कपड़े छपड़े खरीदे, और कपड़े भी पहने में तभी अच्छे लगते हैं जब आपका चेहरा और आपकी स्किन जो है बड़ी फ्रेश रहे। ये फर्स्ट इंप्रेशन आपका फेस है, आपका नोज है, आपका फोरहेड है, उसी पे दाने निकले होंगे, उसी पे रिंकल होंगे। शायद मैं एक एस्थेटिक सर्जन हूँ, मेरे लिए तो सबसे पहले किसी का फोरहेड ही होता है। मैं आपकी एस्थेटिक उस गेम पर ही आ रही थी। मुझे ये बताएं, कुछ लोग तो वैसे है ना 30-35 वाले कि जिन वो लोग तो ये ऑइंटमेंट या क्रीम यूज करके अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, बट हमारी उम्र का वो हिस्सा या वो एज ब्रैकेट कौन सी आती है कि जिसके बाद ये चीजें काम नहीं करती, आपको एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की तरफ ही जाना होता है, वो एज कौन सी होती है? ठीक है, अच्छा जरा आप एक मजे की बात बताऊं, एक वक्त आएगा जब वो एज लाइन कोरियन लोगों की तरह, अमेरिकन की तरह हमारे पे आएगी नहीं, क्योंकि हम पहले ही कुछ ना कुछ मुंह पे प्रिवेंशन कर रहे होंगे। अब ट्रीटमेंट्स पे आ जाते हैं, एक पूरी कॉकटेल है ट्रीटमेंट्स की, उसका कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है जब यू कम टू 40। अच्छा, 40 पे yes. क्यों 40 में वही 40% कोलेजन इलास्टिन कम हो गया आपका, आपकी सारी स्किन जो है वो सैगी हो गई, आपका मसल लूज हो गए, आपके सबक्यूटेनियस फैट डिस्प्लेस हो गई, आपका चेहरा बदल जाता है। हाँ। अच्छा, उसमें 2 चीजें होती हैं। मैं पहले अपने पेशेंट को ये पूछती हूँ, आप वापस जाना चाहते हैं या नया चेहरा चाहते हैं? वापस जाना है उसके और ट्रीटमेंट्स हैं, नया चेहरा चाहते हैं उसके और ट्रीटमेंट्स हैं। काफी लोग कहते हैं फिलर से शक्ल बिगड़ गई, हम नहीं रहे। वाई? बिकॉज शायद आपके डॉक्टर को ये नहीं पता कि फिलर से आपके फीचर चेंज होंगे। आप जेल डाल रहे हैं, काफी लोग, वही जो मैंने लाइंस की बात की,
40 साल की किसी भी खवातीन को, और ये फेस चेंजिंग है जो कि अपन पेशेंट से पहले ही पूछ रहे हैं। हाँ। जब 40 साल की उम्र के बाद वाली खवातीन आप आइंदा नोटिस करेंगी, ठीक है, कि उनके यहाँ से साग हो जाता है, उनकी लाफ लाइन बन जाती है, चीक डिस्प्लेस हो जाती है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम सबके घर में हमारी माएँ हैं, ठीक है, हमारी चचियां हैं, हमारी ताइयां हैं, मतलब वो इस एज को क्रॉस करी है, वो आपके आगे बड़ी एग्जांपल। तो यहाँ से उनके गाल नीचे ढलक जाते हैं, जॉ लाइन ढलक जाती है। अब काफी लोग आते हैं मुख्तलिफ जगहों से, सोशल मीडिया भी तो एक किरदार प्ले करता है ना जी, हमने फिलर कराने हैं। हाँ। नहीं, ये वो लोग जो भी एस्थेटिक सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए भी ये मशवरा है कि वो वॉच कर रहे हैं। तो पहले आप अपने पेशेंट की बेस लाइन को ठीक करें, रिंकल की वजह को ठीक करें। अब मॉडिफिकेशन की तरफ ना जाएं। आप फिलर कराते हैं लाफ लाइन का, असल में तो आपका मसल नीचे आया हुआ है, यहाँ पे आपकी बॉची लुक हो जाएगी तो आप बिल्कुल चेंज लगेंगे। रादर देन आप थ्रेड लिफ्ट कराएं, आप इसके अंदर लिफ्टिंग कराएं, प्रोफाइलो कराएं, ठीक है, आपके गाल वापस उस जगह पे चले जाएंगे जहां कभी थे, और वो ज्यादा मैजिकल काम है। आप ये कहने की फिलर्स के बजाय अगर आप फेस लिफ्टिंग की तरफ जाएंगे, एंटी एजिंग को कम करने के लिए आफ्टर 40, तो ये फॉर्मूला जरा ज्यादा कामयाब है। फिलर तो बहुत बड़ा लफ्ज है ज़रिया, उसके अंदर मल्टीपल टाइप्स हैं। कुछ ऐसे फिलर हैं जो एंटी एजिंग है, कुछ ऐसे फिलर हैं जो सिर्फ फेस मॉडिफिकेशन है। अब जो फिलर नाक में और होंठ में होता है वो एंटी एजिंग नहीं होता। हाँ, एंटी एजिंग फिलर्स प्रोफाइलो हैं, लगे बने बनाए हाइलुरोनिक एसिड के पतले फिलर्स होते हैं जो हम स्किन में डालते हैं और लिफ्टिंग आ जाती है। सेकेंडली RH कोलेजन रॉ आना शुरू हो गया। अच्छा, मैंने ये देखा है डॉक्टर साहब कि वो लोग जो फिलर्स करवा लेते हैं उनका फेस थोड़ा खिंचा रहता है। नहीं, वो बुटॉक्स से बुटॉक्स है। अच्छा, बुटॉक्स के बाद आपका फेस थोड़ा सा खिंचा हुआ रहता है। आपकी रिकमेंडेशन में वो बेहतरीन है या नहीं? मेरा फेवरेट प्रोसीजर है बुटॉक्स। अच्छा, बुटॉक्स क्यों? क्योंकि इट्स क्रिज्मेटिक। 14 डेज में आप 20 साल पीछे चले जाते हैं। व्हाट एल्स डू यू नीड? अच्छा, अब नेचुरल, अब कुछ लोग होते हैं वो नेचुरल चीज को प्रिटेंड मतलब जिन लोगों को थोड़ा अर्ली रिजल्ट चाहिए, जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब पता चलना चाहिए, मैंने पैसे लगाए, वो जाके बोटॉक्स करवाएं, वो जाके बोटॉक्स कराएं। देखिए, एक हमारे जगह पे ना बड़ी मिथ है, बड़ा टैबू है कि बोटॉक्स पता नहीं क्या, हम प्लास्टिक हो जाएंगे। बिल्कुल आप प्लास्टिक नहीं होते। आप उतनी अमाउंट डलवाएं बोटॉक्स की जितनी आपके लिए जरूरी है। एक नेचुरल बात है कि आफ्टर सम टाइम आपके मसल अपनी लैक्सिसिटी का लफ्ज होता है और इलास्टिसिटी, ये दोनों चीजें खत्म कर देते हैं, तो रिंकल आना शुरू हो जाते हैं। माथा उचका रहे हैं, आपके मसल जो है वो इस तरह से रिंकलिंग कर रहे हैं। आप बोटॉक्स उसके पैरालिसिस का नाम है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर को हिट करता है और वक्ती तौर पे आपके बोटॉक्स से आपके वो रिंकल आना खत्म हो जाते हैं। अब एजिंग का एक और बहुत बड़ा साइन है, आपकी आईब्रो नीचे आ जाती है, ड्रूप कर जाती है, उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट बोटॉक्स है। अच्छा, मैं यहीं पे आपने कहा ना कि आईब्रोज नीचे आ जाती हैं, जरा यहाँ से एक और क्वेश्चन जो मैं आपकी तरफ ड्राइव करना चाहती हूँ वो ये है, स्किन लटकना शुरू हो गई है, ठीक है ना, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। आपको पता है कि हॉट वैक्स हो या रीका वैक्स हो, वो फेस के लिए फिर उतनी अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि स्किन बड़ी नॉर्मल बच्चों वाली होना शुरू हो जाती है, बेबी स्किन होना शुरू हो जाती है। ऐसे में फिर अगर ये खवातीन या ये मर्द हज़रात चाहते हैं कि अपने कुछ हिस्सों की लेजर ट्रीटमेंट करवा ले, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने लेजर ट्रीटमेंट करवा लिया तो वो आपका लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, आपको करवाना ही पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि लेजर के बावजूद आपके बाल आ जाए? जरा इसको थोड़ा सा अच्छा, लेजर को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। लेजर से मतलब लेजर क्या है? इट्स एक्चुअली लाइट एम्पलीफिकेशन है जो कि आपके हेयर फॉलिकल को हिट करती है। ठीक है। अब लेजर के बाद वैक्स आप क्यों कराएंगे? लेजर में जब मेरे पास तो पेशेंट आता है, मैं उसको एक डायग्राम के जरिए समझाती हूँ। एक ऐसे समझे स्किन की लेयर है, उसमें गोल सा बाल है और ऊपर निकला हुआ है। अब वैक्स, थ्रेड, प्लकिंग उस जड़ को निकाल देती है। लेजर क्या करता है? उस जड़ को अंदर ही रह के सुकेट देता है और मार देता है, और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं छोड़ता। हेयर लेजर रिमूवल की बात कर रही हूँ कि आपका बाल वापस ना आए, तो आपके बिल्कुल सारे बाल अंदर, आपके फॉलिकल डेड हो जाते हैं। आफ्टर 6 months, आफ्टर 1 year आपके बाल में थोड़ी सी जान आए, फिर लेजर का शॉट लगवाएं। आप क्यों वैक्स और थ्रेड की तरफ जाना चाहेंगे? आप अपने बाल को वापस प्लग करेंगे तो आपके हेयर फॉलिकल डेड हो जाएगा। सही। अच्छा, मेरा एक सवाल अभी स्पेशली मर्द हजरात के लिए, जितने भी मर्द हैं सारे अटेंटिव हो जाए, ठीक है। खवातीन के हवाले से तो हम लोग बात करते हैं और हमारे पास बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं जिसको हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। हम ना भी कुछ करें, आईब्रोज आपने टिंट की हो और आपने लिपस्टिक लगा लिए, ब्लश कर लिया, शाइनर लगा लिए, तो आप टिप टॉप हो जाते हैं। मर्दों के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है, ठीक है, उनके लिए थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा होती, क्योंकि ना उन्होंने ब्रो लिफ्ट करनी है, ना उन्होंने टिंट करना है, ना उन्होंने ब्लश ऑन लगाना है। वो मर्द हजरात जो ग्रेसफुली एजिंग की तरफ जा रहे हैं, थोड़े से बाल सफेद भी होना शुरू हो जाते हैं, किसी के झड़ना शुरू हो जाते हैं, किसी का बाल थोड़ा और ज्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है ना, हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं,
वो ग्रेसफुली कैसे अपनी एजिंग को कंट्रोल कर सकते हैं? ठीक है, जो ही रिंकल आना शुरू, पीआरपी कराएं या फ्रैक्शनल लेजर कराएं। पीआरपी या फ्रैक्शनल लेजर, ठीक है, आपके रिंकल इंक्रीज नहीं करेंगे। मर्द हजरात आजकल ज्यादा कॉन्शियस है क्योंकि उनको भी पता है मेकअप नहीं कर सकते, और वो भी आपके बेचारे क्योंकि वो भी आपके जितना सोशल मीडिया देखते हैं, आप वो भी मेरे जितना सोशल मीडिया देखते हैं, तो वो तो ज्यादा कॉन्शियस है आजकल। उनके लिए भी सेम ट्रीटमेंट है, वो बोटॉक्स करवाएं, वो हाइफू कराएं, वो थ्रेड लिफ्ट कराएं, वो फिलर्स कराएं, वो हाइलुरोनिक एसिड या कोलेजन के इंजेक्शंस लगवाएं, वो अपना जो है वो पीआरपीज कराएं अगर नेचुरली होना चाहते हैं तो। पीआरपी इज वेरी नेचुरल, वो आपके कोलेजन स्टिमुलेट करती है। वो मेसोथेरेपी करवाएं, उसके अलावा फ्रैक्शनल लेजर। और कितनी सेशंस ले लिए जाएं पीआरपी के तो आपके लिए बेस्ट रहता है? 4 to 6। और इसका जो होगा यूं कह लीजिए कि टाइमिंग कितना मैटर करती है, मतलब कितने सेशंस कितने टाइम के बाद? अच्छा, 21 डेज अपार्ट, क्योंकि आपकी जो प्रोटीन रिच प्लाज्मा है वो इफेक्टिव ही होना शुरू करता है 3 से 4 वीक्स के अंदर, तो आप उसके बाद करवाएं और इंशाल्लाह बड़े जबरदस्त रिजल्ट्स आते हैं। नेचुरली आपके सारे प्रोटीन। और हमारे जो मर्द हैं वो आफ्टर 35 या 40 क्रॉस करने के बाद 35 साल के बाद 35 साल के बाद आप ट्रीटमेंट्स की तरफ चले जाएं, और हर एज के लिए सेम ट्रीटमेंट नहीं होता, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बताएगा कि आपको किस चीज की जरूरत है। अच्छा, ऑन एयर एक मसला है, मैं भी आपसे पूछ रही थी। मेरे हस्बैंड जब भी शेव करते तो उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, और रैशेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो वेट करना पड़ता है, करूं या ना करूं। ऐसे और भी दोस्त हमें देख रहे हैं जो कि शेविंग तो करना चाहते हैं लेकिन उनको इचिंग होती है, स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, क्या है उनके लिए रेमेडी? मॉइस्चराइज करें। आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप मॉइस्चराइज करें, आपका बैरियर स्ट्रांग हो जाएगा। आपका बैरियर वीक होता है स्किन का, जिसकी वजह से रैशिंग अपीयर होती है। क्योंकि मतलब जिसको कहते हैं ना कि हेल्थ कॉन्शियस भी होना है, मतलब पानी भी बहुत ज्यादा पीना है। पर मैं देखती हूँ अपनी आंखों से, ठीक है, जूस किसी भी दिन नहीं छोड़ना है, ठीक है, और आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, जिम फ्रीक है, इसके बावजूद ऐसे तमाम मर्द जो कर रहे हैं शेविंग वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, उनको अगर इचिंग हो रही है, उनके पिगमेंटेशन होना, जैसे इसे हम एलर्जी कहते हैं, एलर्जी, तो आप ही कह रही हैं कि ज्यादातर बालों के अंदर जरा फंगल इन्फेक्शन होता है। अच्छा, राइट, तो वो आपको चेक कराना पड़ता है अपने डॉक्टर को। नीचे रेडनेस है, एरिदीमा है, तो वो फंगल इन्फेक्शन की निशानी है। जब आप करेंगे तब तब क्यों गीला हो रहा है ना, गीला ऐसे ही है फंगल इन्फेक्शन के लिए। पानी ऐसे है जैसे पेट्रोल है आग के लिए, वो उसको बढ़ा देती है। व्हेन यू आर मतलब मेकिंग इट वेट, वो इच करेगा, वो रेडनेस होगी। अब रेडनेस हर एक की एक तरह की नहीं होती, किसी की ड्राइनेस की वजह से होती है, किसी का बेस लाइन में फंगल पड़ा है इस वजह से इन्फेक्शन होता है, किसी का वैसे ही फॉलिकुलाइटिस बन जाता है, वो गलत डायरेक्शन में रेजर कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स, आप अपने करीबी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं या हमारे पास आ जाएं। यही कहने के जवाब है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप मोर देन वेलकम है हमारे सेंटर पे, तो एवरीथिंग इज एलीट। हमने इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड फॉलो किए हुए हैं और उसी को हम लेके चलते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इवन ऑन गूगल, इवन इन लाइव, आप हमारे किसी भी पेशेंट से पूछेंगे, हमारा 99% सेटिस्फैक्ट्री रेट है। मैंने 99 क्यों बोला है? क्योंकि 1% वो लोग हैं जो एंटी एजिंग प्रोसीजर तो करा लेते हैं मगर उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होते। कुछ हर पेशेंट, हर पर्सन, हर किसी की अपनी क्यूरी है, हर किसी की अपनी क्यूरी है, बट 99% दे कम विद अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक कि हाँ जी डॉक्टर साहिबा माथा लिफ्ट हो गया है, जी फेस लिफ्ट हो गया है, हमारे लाइंस चली गई हैं। कुछ पेशेंट है जो स्टेरॉइडल डैमेज, ये वाइटनिंग क्रीम्स आपकी मार्केट में स्टेरॉइडल क्रीम जो आ रही हैं, घर में भी टोटका पता है, बेटनोवेट, डर्मोवेट मिला के जो इंस्टेंट स्टेरॉइड से गोरा होना है फटाफट, उससे ऐसा एजिंग प्रोसेस आता है। अच्छा, जरा 4 फैक्टर्स होते हैं एजिंग के। एक्सट्रिंसिक सबसे पहले आपको डैमेज करता है। एक्सट्रिंसिक का मतलब बाहर का। अब बाहर की क्या हो सकती है? स्मोकिंग। स्मोकिंग को आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी एजिंग का सबसे बड़ा ट्रिगरिंग फैक्टर है। स्मोकिंग के अलावा आपकी ये स्टेरॉइड डैमेजिंग क्रीम आप वो लगाएं, आप धूप में जाएं, आपका सारी स्किन बर्न हो जाएगी। तो बर्न होने के बाद रिंकलिंग आएगी क्योंकि स्किन इलास्टिन लूज कर देता है बर्न होने के बाद, वो वापस कभी नहीं आता। उसको इंड्यूस कराने के लिए फिर हम कुछ पेशेंट्स हैं उनके बोटॉक्स पहले करके कि वक्ती तौर पे तो वो ठीक लगे, फिर पीआरपीस करते हैं। तो मेरा तो पब्लिक सर्विस मैसेज है कि आप स्टेरॉइडल क्रीम, इंस्टेंट वाइटनिंग क्रीम से प्लीज परहेज करें। और अभी एक ना सिंपल और पब्लिक सर्विस मैसेज लोगों को जरूर मैं चाहूंगी कि आपके थ्रू मिले। ये सीजन ऐसा है, ये मौसम ऐसा है कि लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है,
करना है, क्या करना है, लगाना है, क्या लगाना है नहीं पता, सिंपल सा नॉर्मल सा फॉर्मूला, क्या एप्लीकेशन की जाए फॉर डेली नॉर्मल सन ब्लॉक, ठीक है। आपने एजिंग रोकनी है, अब सन ब्लॉक लगाएं। आपने एक्नी रोकनी है, अब सन ब्लॉक लगाएं। आपने रंग साफ करना है, अब सन ब्लॉक लगाएं। आपने पिगमेंटेशन, छाइयां खत्म करनी है, अब सन ब्लॉक अच्छा लगाएं। और उसके बाद फिर से सवाल है, और मुझे क्विकली एक ब्रेक पर जाना है। सन ब्लॉक के बाद लोगों का थोड़ा फेस ग्रे होना शुरू हो जाता है, क्या करें? टिंटेड सन ब्लॉक ना लें, टिंटेड ना लें, नॉर्मल लें, बिल्कुल नॉर्मल लें, ऑयल फ्री लें, ऑयल फ्री लें। तो आई होप कि आप लोगों को इस सेगमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। हमने स्पेसिफिकली आज ये एंटी एजिंग से रिलेटेड सेगमेंट रखा। इसमें मर्द भी आ गए, इसमें खवातीन भी आ गई, 30 से 35 साल, 35 से 40 और 40 के बाद ऑनवर्ड सारी डिटेल कॉन्वर्सेशन हुई डॉक्टर महानूर के साथ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं दूसरे सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून, मी हूं पाकिस्तान। वेलकम बैक। ये हमारे प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है और ये सेगमेंट होता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं वायरल वीडियोस। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जो कि सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो गया है। एक रेस्क्यू ऑपरेशन ऐसा है जहां पर पुल से लटकने एक ट्रक से खातून ड्राइवर को रेस्क्यू करने की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खासी वायरल हुई है, जिसको देखकर सभी हैरान रह गए कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। अमेरिका में जॉर्ज रॉजर्स क्लार्क मेमोरियल ब्रिज से लटकते हुए ट्रक से खातून ड्राइवर को रेस्क्यू करने की वीडियो ने हर देखने वाले को हैरान कर दिया, क्योंकि यह वाकया अमेरिकी रियासत केंटकी के शहर लुइविल में पेश आया, जहां एक ट्रक दरियाए ओहायो पर कायम जॉर्ज रॉजर्स क्लार्क मेमोरियल ब्रिज पर हादसे का शिकार हुआ और वो ब्रिज का हिफाजती जंगला तोड़ते हुए हवा में आधा लटक गया। फिर हमने ये देखा कि ट्रक की ड्राइवर एक खातून थी जो कि ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई हवा में लटक रही थी, और बताया जा रहा है कि हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। उन्होंने हवा में लटकते इस खातून को रेस्क्यू किया, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है। इस हादसे में दीगर 3 गाड़ियों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है, जिनके ड्राइवर्स को फौरी तौर पर मेडिकल जो कि इमदाद है उसके लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मैं खुद भी इस चीज़ को ना सिर्फ देख कर हैरान हूँ बल्कि खुश इस बात पर हूँ कि इन खातून समेत जो 3 बाकी अफराद अपनी गाड़ियों में सवार थे, अल्लाह ताला ने उन्हें महफूज रखा। तो आप लोग भी ज़रा ड्राइविंग करते हुए एहतियात किया कीजिए जब भी आप ऐसे किसी भी ब्रिज से क्रॉस करते हुए किसी सफ़र पर जा रहे हों। तो ये वीडियो हमने आपके साथ शेयर की है, जिसे लोग बड़ी हैरानगी के साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो है हथनी के हवाले से। एक हथनी जिसे आप इस वीडियो में भी देखेंगे आगे चलकर, और बताया जा रहा है कि ये हथनी जो टूरिस्ट हैं, जो सयाह हैं, उन पर बड़े ताबड़तोड़ हमले करते हुए हमें नजर आ रही है। अब की बारी ये हमला एक रशियन खातून पर किया गया है। कुछ यूं है कि रूसी सयाह को सवारी करना बड़ा महंगा पड़ गया। मतलब वो खातून इस हथनी के ऊपर सवार थी और इस हथनी ने उन्हें उठाया, अपनी सूंड पर डाला और खूब गोल गोल घुमाया और उठाकर फेंक दिया। सोचिए कि मतलब ये मंजर आप अपनी आंखों से देखें तो इतना डर और इतना खौफ पैदा हो रहा है। खुदा न खास्ता कभी एक्सपीरियंस हमें करना पड़ जाए या ज़िंदगी में कभी ऐसा मामला हो जाए तो उस वक्त क्या होगा। मतलब ये नहीं कि उस वक्त उस औरत को अपनी जान के लाले पड़ गए होंगे। मतलब जंगली जानवरों को नॉर्मल करना, उन्हें थोड़ा सा टोन डाउन करना इंतहाई मुश्किल काम है। एक तो मतलब ये नहीं कि वो आपको अपनी सूंड पर बिठाकर घुमाती हुई हमें नज़र आ रही है हथनी, दूसरी कि खुदा न खास्ता वो नीचे फेंकने के बाद उसके ऊपर जंप कर देती तो ला हौला वला कुव्वत, शायद कि वो खातून जिंदा ना बचती। लेकिन अभी भी उसकी हड्डियां पसलियां टूट चुकी होंगी और उसके बाद उसका जो इस वक्त कहा जा रहा है कि तिब्बी जो कि मुआयना है वो उसका जारी है। जिसके बाद हमने देखा कि इंतज़ामिया की तरफ से इस हथनी को बंद कर दिया गया और आइंदा के बाद इस चीज़ पर पाबंदी आयद कर दी गई है कि जितने भी टूरिस्ट, जितने भी सयाह यहाँ पर आया करेंगे उन्हें जो है वो इस हथनी के ऊपर सवारी का जो एक एक्टिविटी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क, वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है जयपुर में, और वहाँ पर अमीर कला में ये जो हथनी है वो पाई जाती है और वहाँ पर अब इस हथनी की सवारी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है और ख़ातून को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो इंसानियत के नाते दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उस औरत को सेहत दे और आप लोग भी मुस्तकबिल में ऐसे किसी भी जानवर की सवारी करने से परहेज़ करें जहाँ पर आपको नज़र आ रहा हो थोड़े से भी आसार कि ये अथरा हुआ जानवर है। जैसे कि कुर्बानी के लिए भी हमारे जानवर आते हैं तो वालिदैन मना कर देते हैं कि
बेटा ये जानवर गुस्से वाला है, आपने इसके करीब नहीं जाना, तो आप लोगों ने भी ऐसे जानवरों से एहतियात बरतनी है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।